हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में हम लेके आने वाले हैं आपके साथ जीएसटी अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर मई 2022 अटेम्प्ट। इस वीडियो में मैं सिर्फ जीएसटी अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगा। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स जो मई 22 अटेम्प्ट के लिए है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो कि इसी वीक के एंड तक आ जाएंगी। जैसी वो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। यहां पर हम सिर्फ जीएसटी अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर के लिए। अब इससे पहले कि अमेंडमेंट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूं, मैं कुछ छोटी मोटी क्वेरीज आपकी एड्रेस करना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस अमेंडमेंट वीडियो। तो बड़े ध्यान से स्टार्टिंग 2-2.5 मिनट के अंदर सुन लेना कि छोटी छोटी चीजें जिससे आपको कोई डाउट ना आए। सबसे पहली बात, ये अमेंडमेंट वीडियो किन बच्चों के लिए यूजफुल होने वाली है। पहले मैं बता दूं, जो बच्चे दिसंबर 2021 के लिए पहले जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है और अब वो मई 2022 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, या तो उन्होंने दिसंबर 21 में क्लियर नहीं किया या वो अटेम्प्ट स्किप कर दिया फॉर सम रीजन, तो आपको मैं बता दूं दिसंबर 2021 में जीएसटी से रिलेटेड आपने सिर्फ 30 अप्रैल 2021 तक की अमेंडमेंट्स पढ़ी होंगी। ऑन दी अदर हैंड मई 22 अटेम्प्ट के अंदर जो कट ऑफ डेट है जहां तक की अमेंडमेंट्स हमें पढ़नी है दैट इज 31 अक्टूबर 2021। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में अमेंडमेंट्स हम कहां से कहां तक कवर करने वाले हैं। हम इस पीरियड के दौरान जो अमेंडमेंट्स आई हैं जीएसटी के अंदर उनको कवर करने वाले हैं, यानी 1 मई 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 की अमेंडमेंट्स। ठीक है जी। अगर आपने 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स कवर नहीं करी तो हमारा जीएसटी अमेंडमेंट वीडियो जो दिसंबर 21 के लिए थी, जो मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए लाया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। आप पहले उस अमेंडमेंट वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर रखी थी। अब ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमसे या किसी हमसे क्लासेस ले रखी थी दिसंबर 21 तक, या सेल्फ स्टडी कर रखी थी या किसी और क्लासेस ले रखी थी, और अब वो मई 22 के लिए इंक्रीमेंटल अमेंडमेंट्स कवर करना चाहते हैं। अगला सवाल आया, जिन बच्चों ने हमसे मई 22 बैच के लिए क्लासेस ली थी, क्या उनके लिए अमेंडमेंट वीडियो रेलेवेंट है या नहीं है। तो बड़े ध्यान से सुनना, मई 2022 बैच में ये जीएसटी का बैच हमने कंडक्ट किया था अगस्त और सितंबर के मंथ में, अगस्त सितंबर 2021 में। इसी की क्लासेस अगर आपने गूगल ड्राइव ली होंगी या बाद में बाय करी होंगी तो यही वाला बैच आपको प्रोवाइड किया गया होगा। इस बैच के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स तो मैंने साथ साथ ही कवर करा दी थी। कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर होती है तो काफी सारी अमेंडमेंट साथ साथ मैंने कवर करा दी थी। तो इस अमेंडमेंट वीडियो के अंदर मैं टोटल 12 अमेंडमेंट्स कवर करने वाला हूं। एंड बिलीव मी, आपको ये अमेंडमेंट वीडियो देखनी तो है बट इसमें से काफी सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लासेस में मैंने आपके साथ कवर कर लिया है। फिर भी मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा जो बच्चे मई 22 के लिए जिन्होंने हमारी क्लासेस देखी हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ तो आपको नई अमेंडमेंट्स मिलेंगी। कुछ जो अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर कर रखी थी उनसे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस डाले हैं मैंने यहां पर। एंड वैसे भी वो अमेंडमेंट्स वाले टॉपिक आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं क्योंकि उनकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो आप जब अमेंडमेंट वीडियो पूरी देखेंगे बीच में कुछ अमेंडमेंट्स आपको फील होंगी कि यार क्लास में हमने ये डिस्कस कर रखी थी। तो मैं पहले आपको बता रहा हूं 12 में से लगभग 6-7 अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर कर ली थी, सिर्फ 5 अमेंडमेंट्स आपके लिए नहीं मिलेंगी। साथ साथ मई के कुछ बच्चे थे जिन्होंने अभी रिसेंटली जनवरी और फरवरी के मंथ में मैंने जीएसटी का बैच लिया था, उन्होंने वो वाली क्लासेस अटेंड करी थी। तो जनवरी और फरवरी वाले बैच में तो मैंने एब्सोल्युटली मई 22 की सारी कंप्लीट 12 अमेंडमेंट्स जो मैंने यहां पे कवर करी हैं वो उस बैच में कवर कर ली थी। इनफैक्ट वहां तो कुछ और एक्स्ट्रा अमेंडमेंट नवंबर 22 के लिए बताई थी जो कि मैंने क्लियरली डिक्लेयर कर दी थी मई 22 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बच्चे जिन्होंने जनवरी फरवरी वाला बैच हमारा लिया है उनको ऐसी कोई नई अमेंडमेंट नहीं मिलेगी इस वीडियो क्लास के अंदर, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड इन बच्चों को भी कि वो अमेंडमेंट क्लास देखें, क्योंकि इस अमेंडमेंट वीडियो में मैं तीसरी चीज जो बताना चाहता था, हमारा आरटीपी है जो मई 2022 का वो ऑलरेडी आ चुका है। आपने देखा होगा 2-3 हफ्ते हो गए हैं उसको आए। तो मैंने आरटीपी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड वो सारे इस अमेंडमेंट नोट्स में कवर कर लिए हैं। एंड साथ साथ हमारे आरटीपी के क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जिन बच्चों ने मई 22 की क्लासेस ले ली हैं हमसे वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। बेशक कुछ अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लास में कवर कर रखी हैं बट एक अच्छी सी होलिस्टिक रिवीजन हो जाएगी हमारी। ठीक है। थर्ड चीज, सर ये अमेंडमेंट नोट्स जो आप डिस्कस करने वाले हो ये मिलेंगे कहां पर। ये अमेंडमेंट नोट्स मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल इंटर का आपको पता होगा, सीए इंटर नॉलेज पोर्टल,
सीए इंटर नॉलेज पोर्टल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वो लिंक बाय चांस काम ना कर रहा हो तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर ये नोट्स डाल दिए हैं। साथ साथ ये नोट्स मैंने अपनी ऐप पर, हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, उसके ऊपर भी फ्री रिसोर्सेज, फ्री स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन है, वहां पे अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज सर, आरटीबी के बारे में बता दिया। अगली चीज सर, अगली हमारा मैराथन है जो मई 2022 के लिए, रिवीजन मैराथन कब तक आएगा, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आपको पहले ही बता दिया था। हमारा करंटली जो यूट्यूब पे जीएसटी मैराथन अपलोडेड है, 3 पार्ट्स के अंदर है, अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स का मैराथन है, वो ऑलरेडी मई 22 की सारी अमेंडमेंट्स को कवर अप करता है। तो जो अमेंडमेंट मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं वो ऑलरेडी हमारे मैराथन में कवर्ड है, क्योंकि वो मैराथन मैंने अक्टूबर के मंथ में बनाया था, तो ऑलरेडी मैंने उसके अंदर मई 22 की अमेंडमेंट्स डाल दी थी। अगर आप उस अमेंडमेंट का लिंक चाहते हैं तो अगेन उस मैराथन की तीनों पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो मैराथन देख के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। फोर्थ चीज सर, हमारी टेस्ट सीरीज, तो आपको मैं बता दूं, मैंने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। ठीक है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल के हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होने वाली थी, 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, जहां पर पहले जीएसटी के टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, फिर फुल सिलेबस जीएसटी टेस्ट, फिर इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज होंगे, फिर इनकम टैक्स का फुल सिलेबस होगा, और लास्ट में इनकम टैक्स प्लस जीएसटी फुल सिलेबस टोटल होगा। तो इन टोटल 11 टेस्ट हमने लेने का प्लान कर रखा है, और ये 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये 23 शाम को ही यूट्यूब पे पब्लिक हो पाएगी, इसीलिए पहला टेस्ट मैं 24 मार्च की जगह 25 मार्च को ले लूंगा, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। वैसे इन चैप्टर्स के अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट आई नहीं है जो पहले टेस्ट वाले चैप्टर हैं, फिर भी मैं पहला टेस्ट 24 की जगह 25 मार्च को लूंगा, बाकी सारे इस शेड्यूल के हिसाब से होंगे। सर ये टेस्ट कहां पर होंगे, ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे अगेन हमारी ऐप पर, सीए नॉलेज पोर्टल। जो मई 22 वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे क्लासेस ली हैं उनको तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे सारे टेस्ट और उनके आंसर, बाकी टेस्ट और आंसर सारे अपलोड कहां पे मिलेंगे, सीए नॉलेज पोर्टल के अंदर। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बच्चे को मिल जाएंगे। यदि कोई भी बच्चा टेस्ट चेक करवाना चाहता है, इवैल्यूएट करवाना चाहता है, तो टेस्ट इवैल्यूएशन हमारे मई 2022 स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई अलग चार्जेस नहीं है। कोई पुराना बैच का स्टूडेंट है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एवीजे से क्लासेस नहीं ले रखी, आप टेस्ट अगर चेक करवाना चाहते हैं तो वहां पर मियर 500 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने टेस्ट चेक करवा सकते हैं। दैट इज 500 रुपीज ओनली फॉर द कॉस्ट फॉर, अगर आप वो टेस्ट एक एक्सपर्ट चेकर से चेक करवाना चाहते हैं। अदरवाइज टेस्ट और उनके आंसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो सीए नॉलेज पोर्टल पे इन डेट्स को अपलोड हो ही जाएंगे हमारी ऐप के ऊपर। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता था विद रिगार्ड टू ऑल दीज थिंग्स बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन। आप हमारे अगर नोट्स देखेंगे तो उसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं नोट्स किस तरह से बने हुए हैं। टोटल 12 अमेंडमेंट्स हैं, जिनको सबसे पहले तो मैंने समराइज फॉर्म में 2 पेज के अंदर दे रखा है। ये समराइज्ड फॉर्म जो है ना, ये आपको आखिरी दिन रिवीजन करने में हेल्प करेगी। तो अभी स्टार्टिंग यहां से नहीं करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस, सारा डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है, वो डिटेल्ड एनालिसिस से समझेंगे। दीज फर्स्ट 2 पेजेस जो मैंने यहां पे टेबुलर फॉर्म में अमेंडमेंट्स दे रखी हैं, दे आर ओनली फॉर लास्ट डे रिवीजन, ताकि लास्ट डे क्विकली अगर आपने रिवीजन करनी हो तो समराइज्ड फॉर्म में वो सारी अमेंडमेंट्स दे रखी हैं। अगली चीज मैं बता दूं, 12 अमेंडमेंट्स ऑल्दो हैं मगर सारी इक्वली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स नहीं है। एग्जाम के लिए जो भी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी जिसका मेरे हिसाब से एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर आप देखेंगे मैंने उसके ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स हाईलाइट कर दिया। तो दिस इज कि ये अमेंडमेंट तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बाकी अमेंडमेंट फिर भी एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट दैट डज नॉट मीन पढ़नी नहीं है, पढ़नी है, बट मैंने इंपॉर्टेंस के टर्म्स में रेड हाईलाइट कर दिए कुछ अमेंडमेंट्स। तीसरी चीज आरटीपी का तो मैंने बता दिया, जिन जिन अमेंडमेंट्स रिलेटेड आरटीपी में 22 के अंदर कोई क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन साथ साथ डाल दिया है। और आखिरी चीज, हमारे जो फ्लो चार्ट्स हैं, अपडेटेड फ्लो चार्ट बुक वैसे तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप अपडेटेड फ्लो चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं मई 22 के लिए। वैसे मैंने जहां जहां अमेंडमेंट हुई है वहां वहां उससे रिलेटेड अपडेटेड फ्लो चार्ट भी डाल दिया है। तो आपको हमारे अमेंडमेंट नोट्स के अंदर ही कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह दिखेंगे, जहां जहां मेरे को अमेंडमेंट दिखी उसका अपडेटेड फ्लो चार्ट मैंने यहीं पर ही डालने की कोशिश करी है। तो दिस वाज स्मॉल सिनॉप्सिस ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस अमेंडमेंट क्लास। अब जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट है।
एंड मैं आपको बताऊं पहली अमेंडमेंट जिस बच्चे ने ढंग से दिसंबर 21 की तैयारी करी है वो ये नोटिस करेगा कि ये अमेंडमेंट दिसंबर 21 की अमेंडमेंट्स में भी कवर्ड थी। तो सर अगर दिसंबर 21 में ऑलरेडी ये अमेंडमेंट कवर थी तो अब ऐसा क्या आ गया कि मई 22 की अमेंडमेंट में फिर से डाल दिया आपने इसको? सुनो मेरी बात, पहले तो ये देखते हैं अमेंडमेंट है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको फिर से मैंने मई 22 में क्यों डाला। आप सबको याद होगा रजिस्ट्रेशन के अंदर एक टॉपिक हमने पढ़ा था, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन नंबर 29 होता है। जस्ट टू रिमाइंड यू, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ में दो तरह से होती है। एक तरह की रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होती है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और दूसरी होती है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। वॉलंटरी कैंसिलेशन में क्या होता है, जो असेसी है हमारा वो खुद जाकर एप्लीकेशन फाइल करता है REG 16 के अंदर और सामने ऑफिसर को बोलता है कि REG, हाँ जी सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि एक तरीका तो है हम वॉलंटरी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, RG 16 के अंदर एसएससी खुद एप्लीकेशन फाइल करता है, और दूसरा तरीका होता है जहां पर ऑफिसर को अगर लगे कि हमने किसी नॉन कंप्लायंस को किया है तो वो हमारी सुओ मोटो कैंसिलेशन कर सकता है। सुओ मोटो कैंसिलेशन का मतलब जब ऑफिसर खुद हमें शोकोज नोटिस करके कहता है क्यों ना आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर दी जाए। शोकोज नोटिस हमारा किस में आता है? REG 17 के अंदर शोकोज नोटिस आता है। अब दोनों ही केसेस के अंदर अगर ऑफिसर को लगता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी तो लास्ट में वो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट देता है REG 19 के अंदर, और ऑन दी अदर हैंड अगर उसको लगता है हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए तो वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देता है, उस केस में REG 20 इशू करता है। नाउ इस केस में जब सुओ मोटो कैंसिलेशन का नोटिस आया और फॉर लेट्स से फॉर सम रीजन मैं उस शोकोज नोटिस का जवाब नहीं दे पाया, क्यों नहीं दे पाया? मैं किसी काम में बिजी था, फॉर सम रीजन वो शोकोज नोटिस का जवाब उस समय नहीं दे पाया बिकॉज मैंने वेबसाइट, क्योंकि हमें शोकोज नोटिस जितने भी डिलीवर होते हैं वो कहां पर होते हैं? हमारे जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन आईडी वगैरह के बाद अंदर हमें इशू किए जाते हैं। तो फॉर सम रीजन अगर मैंने वो शोकोज नोटिस नहीं देखा तो इट इज पॉसिबल जो 30 डेज का पीरियड था उसके अंदर मेरा रिप्लाई नहीं गया और अल्टीमेटली उसने क्या कर दिया, मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब सवाल यह है कि मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई तो इस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? पहला तरीका तो होता है इसके अगेंस्ट अपील में चले जाओ, बट अपील का तरीका बहुत लंबा चौड़ा होता है। दूसरा तरीका जो हमारे जीएसटी लॉ में है वो है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब ये रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है? इस केस के अंदर हम उसी ऑफिसर के पास जिसने हमारा कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया यानी REG 19 पास किया है उसी के पास फिर से जाते हैं एप्लीकेशन लेके REG 21 के अंदर और उसको बोलते हैं कि इस रीजन की वजह से मैं पहले आपके शोकोस नोटिस का जवाब दे नहीं पाया था, अब मैं अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, प्लीज आप मेरी कैंसिलेशन को रिवोक कर दो। कैंसिलेशन रिवोक करने का मतलब आप मेरी रजिस्ट्रेशन को फिर से रिस्टोर कर दो। तो दिस इज द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेशन REG 21 और इसका सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 30। अब सेक्शन 30 कहता है आप ये रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और ये 30 डेज कहां से देखे जाते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। REG 19 का जो कैंसिलेशन ऑर्डर है जब वो मुझे मिलेगा, मिलेगा मतलब सर्विस बोलते हैं उसे लीगली, सर्विस ऑफ REG 19 से 30 डेज का टाइम लिमिट होता है जब तक आप ये रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब फाइनेंस एक्ट 2020 ने सेक्शन 30 के अंदर एक अमेंडमेंट करी थी जो अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 को इफेक्टिव हो गई थी। दैट इज व्हाई मैंने बोला ये अमेंडमेंट दिसंबर 21 वाले बच्चों के लिए भी अमेंडमेंट वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कवर कर ली थी। अमेंडमेंट क्या थी? अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए, अरे ये क्या खुल गया, हाँ, उस केस में भी आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी, मिल सकती है। मगर ये एक्स्ट्रा 30 डेज की एक्सटेंशन कौन देगा? या तो एडिशनल कमिश्नर देगा। आपको पता होगा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी हायरार्की होती है, तो हायरार्की में एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकते हैं। एक्स्ट्रा 30 डेज की एक्सटेंशन तभी देंगे, दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग कि उनको क्यों लगता है आपको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और अगर एक्स्ट्रा 30 डेज यानी 30 तो ओरिजिनली थे, 30 जो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की एक्सटेंशन थी, 60 दिन में भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी तो सेक्शन 30 कहता है आप एक्स्ट्रा 30 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हो, बट इस बार आपको कमिश्नर से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली अमेंडमेंट ये थी कि 30 दिन के बाद भी एक्स्ट्रा 30 डेज और उसके बाद भी एक्स्ट्रा और 30 डेज, टोटल 90 डेज तक रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, मगर एक्सटेंशन के लिए आपको
अप्रूवल लेना पड़ेगा एप्रोप्रिएट ऑफिसर का, पहले 30 दिन के लिए एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर का, और उसके बाद फर्दर 30 दिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमिश्नर का। यह अमेंडमेंट सेक्शन 30 के अंदर आ गई थी। तो अब क्या हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 30 तो सिर्फ क्या करता है, रेवोकेशन का के बारे में बताता है, असली में प्रोसीजर सारा कहां पे दे रखा है, प्रोसीजर एंड एवरीथिंग वाज कंटेन्ड इन रूल नंबर 23। ये जो REG 21 है, इसका फॉर्मेट हो गया, वो सब कहां पे दे रखा है, रूल नंबर 23 के अंदर दे रखा है। तो रूल 23 के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, और ये अमेंडमेंट कब की गई, 18 मई 2021 को की गई, जिसके अंदर सिर्फ कितना बोला, क्या बोला गया, उसमें बोला गया द रेवोकेशन एप्लीकेशन इन REG 21 मे बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, और अमेंडेड वाला पोर्शन देखो, और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम, और विद इन सच टाइम पीरियड as extended by the additional commissioner or the joint commissioner or commissioner as the case may be in exercise of the powers contained in section 30। तो छोटी सी प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट ऑलरेडी 1 जनवरी 2021 को आ गई थी, जहां पर हमने कहा था 30 और एक्स्ट्रा 30 डेज की एक्सटेंशन हो सकती है, मगर उस अमेंडमेंट को इफेक्टिव करने के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल था, जो प्रोसीजर बताता है रेवोकेशन एप्लीकेशन का, उसके अंदर अभी अमेंडमेंट डाल दी गई है। तो मैं बोलूंगा इस अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट नंबर 1 में कुछ भी नया नहीं आया है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम, पहले जैसे जो हमने ऑलरेडी दिसंबर 21 के लिए पढ़ रखा है। आप ओरिजिनली 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन, रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। 30 दिन में नहीं कर पाए, अगले 30 दिन के अंदर अगर फाइल करने की कोशिश कर रहे हो, 31 से लेकर 60 डे तक कर सकते हो। ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए होगा, और 60 डेज में भी नहीं कर पाए, 61 डे से 90 डे के अंदर अगर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो REG 21, कमिश्नर, आपका जो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है, उसका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है जी। अब ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि देयर इज नथिंग न्यू, इट इज ओनली अ प्रोसीजरल अमेंडमेंट। अब लास्ट ईयर, ऑल्दो ये अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आ गई थी, मगर लास्ट अटेम्प्ट में इस अमेंडमेंट के ऊपर ना तो कोई RTP के अंदर उन्होंने क्वेश्चन डाला था, ना ही हमारे जो एग्जाम है उसके अंदर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया। मगर इस बार जो RTP है मई 2022 का, इस छोटी सी अमेंडमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया। तो आइए पहले एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस बार RTP के अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिया, दैट इज व्हाई मैंने क्या किया, इसे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स मार्क किया है। जल्दी से देखते हैं RTP मई 22 के अंदर क्वेश्चन क्या है। मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा intends to start business of supply of building material to various construction sites in Haryana। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ही हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपको याद होगा, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होते सेक्शन 22 या 24 में, वॉलंटरली जाकर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। प्रोसीजर वाइज सेम होता है, REG 01 वगैरह फाइल करना होता है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, however, he has not commenced the business till December due to lack of working capital। द प्रॉपर ऑफिसर, PO मेरा जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, सुओ मोटो कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर एक्स की रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल कर दी। क्यों कर दी भाई? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मैंने कब ली, अप्रैल में, मगर दिसंबर तक मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अगर आप याद करो, जो सुओ मोटो कैंसिलेशन है उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं सेक्शन 29 के अंदर, कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जिनकी वॉयलेशन कर दो आप। वन ऑफ दी प्रोविजन, वन ऑफ द ग्राउंड सेक्शन 29 के अंदर है जिसके बेसिस पे सुओ मोटो कैंसिलेशन हो सकती है। दैट इज कि अगर आप एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन हो और आपने 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आपकी सुओ मोटो कैंसिलेशन प्रोसीड कर सकता है PO। अब यहां पर अगर आप देखो, अप्रैल के अंदर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली, अप्रैल से 6 महीने अगर आप गिनोगे तो सितंबर तक आएंगे, मगर क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। तो क्या यहां पर जो प्रॉपर ऑफिसर का एक्शन था, आपको सुओ मोटो कैंसिलेशन के लिए शोकॉज नोटिस भेजना, क्या वो जस्टिफाइड था? द आंसर इज यस। तो पहला क्वेश्चन यही है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय PO इज वैलिड इन लॉ। तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले आपको बताना है PO ने जो ये चीज करी, आपको कैंसिलेशन के लिए शोकॉज नोटिस भेज दिया और आपका सुओ मोटो कैंसिलेशन किया, वो क्या सही है? तो आप पहले प्रोविजन मेंशन करोगे, सेक्शन 29 का रेफरेंस दोगे, और सेक्शन 29 के सारे ग्राउंड्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको RTP में जो आंसर दे रखा है ना, सारे के सारे ग्राउंड्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। आप टू दी पॉइंट आंसर लिखेंगे मेरे हिसाब से, आप सिर्फ वो वाला पॉइंट लिखेंगे 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाले ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, और फिर आप बता देंगे इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन सुओ मोटो कैंसिलेशन इज वैलिड इन लॉ ही बिकॉज ही हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विद इन 6 मंथ्स। ठीक है सर, इसमें कहां अमेंडमेंट थी? इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी, अमेंडमेंट सेकंड पार्ट में है। तो जल्दी से देखो सेकंड पार्ट।
Mr. X has applied for revocation of cancellation of registration after 40 days from the date of service of order of cancellation. suo moto cancellation हो गया, RG 19 उसने इश्यू कर दिया, मैं जागा, और जागा कब, 40 दिन बाद जागा, और मैंने रेवोकेशन एप्लीकेशन RG 21 में फाइल करने गया, ठीक है. डिपार्टमेंट कंटेंट्स दैट एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कैन ओनली बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन. डिपार्टमेंट ने कहा हम आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे क्योंकि 30 दिन से लेट हो. However, Mr. X contends that the period of submission of the application may be extended on sufficient grounds being shown. You are required to comment on the validity of contentions. अब फिर से आपको बताना है कौन सही है, मिस्टर एक्स सही है या डिपार्टमेंट सही है. देखो पहले पार्ट में तो हमने बोला डिपार्टमेंट सही है. क्यों? पहले पार्ट में जो suo moto कैंसिलेशन करने का ग्राउंड था वो सही था, मगर सेकंड पार्ट में डिपार्टमेंट गलत कह रहा है. क्यों गलत कह रहा है? क्या 30 डेज के बाद भी रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल हो सकती है? द आंसर इज यस. तो हम यहां पर अगेन प्रोविजंस ऑफ लॉ लिखेंगे. सेक्शन 30 के अंदर हम क्या लिखेंगे? ओरिजिनली तो सेक्शन 30 बोलता है कि इट हैज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. हाउएवर द पीरियड ऑफ 30 डेज कैन बी ऑन सफिशिएंट कॉज एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. अगर एक्सटेंशन देनी है तो सफिशिएंट जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और जो भी कारण है वो नोट डाउन करेंगे जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर. इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 30 डेज एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, और उससे भी फर्दर 30 डेज बाय कमिश्नर. आपने प्रोविजन लिखा और यहां पर आप बोल दोगे इन द गिवन केस 40 दिन के अंदर भी हम रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज हमें एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. Done. So this is one amendment number 1. Nothing new, just a procedural amendment आई है, क्योंकि ये अमेंडमेंट 30 प्लस 30 डेज की एक्सटेंशन ऑलरेडी 1 जनवरी 2021 को आ गई थी, तो दिसंबर 21 वाले बैच के लिए भी अब एप्लीकेबल थी. मई 22 वाले बच्चे देखेंगे, हमने अपने जो भी बैच थे, चाहे वो अगस्त सितंबर वाला बैच था, चाहे वो जनवरी 2022 वाला बैच था, दोनों ही बैचेस में इस अमेंडमेंट को ऑलरेडी कवर किया था. बस ये आरटीपी का क्वेश्चन थोड़ा नया है, वो आपको नया दिखा होगा. चलिए जल्दी से आते हैं अगली अमेंडमेंट पे. रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में सिर्फ इकलौती अमेंडमेंट ये थी. अब अगली अमेंडमेंट्स हैं, 3 या 4 अमेंडमेंट्स हैं, मगर सारी छोटी छोटी हैं, और वो किससे रिलेटेड है? एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी. अब आपको याद होगा एग्जेम्पशन के लिए हमारे जीएसटी लॉ में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 11, एंड टू बी प्रिसाइज 11 सबसेक्शन 1, जो कि कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल वो किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकती है. अब गुड्स की जो एग्जेम्पशन है वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की एग्जेम्पशंस हैं, और उसके अंदर सारी सर्विसेज की एग्जेम्पशन देने वाली नोटिफिकेशन कौन सी है? नोटिफिकेशन 12 बाय 2017. 13 रिवर्स चार्ज वाली होती है, 12 हमारी एग्जेम्पशंस वाली होती है. इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 85 से 90 एग्जेम्पशंस हैं. इट डिपेंड्स ऑन, आप कुछ एक एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें एक से ज्यादा एग्जेम्पशन दे रखी हैं, तो जैसे भी आप गिनना चाहो अप्रोक्सीमेटली 85 से 90 एंट्रीज हैं, जो कि हमने क्लासेस के अंदर सारी कवर करी थी, अलग अलग चैप्टर में मैंने आपको कवर कराई थी. अब यहां पर अमेंडमेंट क्या आई है? 2-3 नई एंट्रीज ऐड हुई हैं. एक एंट्री जो ऑलरेडी थी उसे डिलीट कर दिया गया है, और 3 एंट्रीज ऐसी थी जिनको थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया है. तो तीनों प्रकार की अमेंडमेंट आपको मिलेंगी. कोई एग्जिस्टिंग एंट्री को चेंज कर देना, कोई नई एंट्री डालना, और एक एंट्री को डिलीट कर देना. जल्दी से देखते हैं, बड़ी सिंपल अमेंडमेंट्स हैं. पहली अमेंडमेंट कहां पर आई है? पहली अमेंडमेंट आई है विद रिगार्ड टू सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. अगर आपने देखा होगा हमारी बुक के अंदर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर बनाया था, जहां पे सर्विसेज बाय गवर्नमेंट को अलग से मैंने डिफाइन कर रखा, सर्विसेज टू गवर्नमेंट को अलग से डिफाइन कर रखा. तो सर्विसेज टू गवर्नमेंट में लर्निंग स्किल हमारी थी PICTRE, पिक्चर नाम से मैंने लर्निंग स्किल दी थी, जहां पर टी का मतलब क्या था? ट्रेनिंग सर्विसेज. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कौन सी? ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कोई ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी कॉस्ट, पूरा एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन. तो उस केस में वो ट्रेनिंग सर्विसेज हमारी क्या हो जाती हैं? एग्जेम्प्ट हो जाती हैं. इसका एग्जांपल मैं क्या देता था? लेट अस सपोज दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने टीचर्स को ट्रेन करवाने के लिए हमें अपॉइंट किया. उन्होंने कहा हमारे टीचर्स को लेट से एक्सेल सिखा दो, या कोई और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे दो. हमने कहा दे देंगे. पैसा कौन देगा? पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला पूरा पैसा हम देंगे. तो हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेशक ट्रेनिंग टीचर्स को दे रहे हैं, बट क्योंकि पैसा दिल्ली गवर्नमेंट से आ रहा है, तो एक तरह से रेसिपिएंट कौन हो गई? दिल्ली गवर्नमेंट हो गई. और 100% पैसा अगर दिल्ली गवर्नमेंट पे कर रही है, तो हमने कहा था वो एग्जेम्पशन है. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन
पूरी कॉस्ट उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की खुद बियर नहीं करती। थोड़ा बहुत वो कहती है जो बंदे को ट्रेनिंग मिल रही है तुम बियर करो, थोड़ा सा हम बियर करेंगे। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एग्जेम्पशन में कवर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एग्जेम्पशन की कंडीशन क्या थी? एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। यानी पूरा खर्चा अगर बियर करोगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। नई एंट्री जो आई है, अमेंडेड लैंग्वेज क्या आई है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। यानी अब कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर सिर्फ और सिर्फ 3/4 खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बियर कर रही है तो भी हम क्या कर देंगे? उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब सवाल यहां पर यह आता है, सर मान लो टोटल ट्रेनिंग की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, जिसमें से 75,000 लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने या यूनियन टेरिटरी ने बियर कर लिया, और रिमेनिंग 25,000 जिन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्होंने बियर किया, तो एग्जेम्पशन सिर्फ 75,000 के लिए मिलेगी, 25 पे टैक्स लगाना है, या पूरे 1 लाख पे मिलेगी? अगर आप ढंग से लैंग्वेज देखोगे, उन्होंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी ट्रेनिंग गवर्नमेंट फॉर विच 70% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। यानी अगर 75% भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बियर कर ले, एग्जेम्पशन पूरी ट्रेनिंग सर्विसेज को मिल रही है। ये मत कहना कि क्योंकि 75,000 सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बियर कर रही है तो सिर्फ 75,000 एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 25 पे टैक्स, पूरी 1 लाख की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। बस कंडीशन हमने रिलैक्स ये कर दी। पहले हम बोलते थे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर करे, अब हम कह रहे हैं 75% या उससे ज्यादा भी बियर कर ले तो उस पूरी ट्रेनिंग सर्विसेज को हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो वेरी सिंपल अमेंडमेंट दैट हैज बीन ब्रॉट। और मजे की बात यह है, आरटीपी के अंदर, May 22 के आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन इसी एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। जल्दी से देखते हैं कौन सा, मतलब एक्सक्लूसिवली इसके लिए नहीं है बट इस एग्जेम्पशन का जिक्र है उसके अंदर। साथ साथ वो आरटीपी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और वो देख भी लेंगे कि कौन सी चीज उसने कवर करी है। गीता सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडेड वेरियस सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 4 सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस अंडर जीएसटी लॉ, ऑल्सो स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजंस। वो कह रहा है ये बताओ चारों सर्विसेज टैक्सेबल हैं या एग्जेम्प्ट है, और सिर्फ इतना नहीं बताना, उनके कारण, उनके रीजन, उनके लॉजिक भी बताने हैं। नंबर लॉजिक के मिलेंगे, एग्जेम्प्ट नॉन एग्जेम्प्ट तो तुक्का भी मार सकते हैं, नंबर में हमेशा बोलता हूं लॉजिक के, रीजन के मिलते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इस पॉइंट के अंदर ना एक और एंट्री यूज हो रही है, मैं आपको याद कराऊं, PICTRE में C स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। अगर आपको याद हो, अगर कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अपना यूनियन टेरिटरी, और वो बेसिकली वो सर्विस किस चीज की है? वो इन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, तो ये पर्सन जो सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट को टू हेल्प द गवर्नमेंट परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, ये भी क्या था? एग्जेम्प्ट कर रखा था, इसको हमने एग्जेम्पशन में डाल रखा था। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये जो फंक्शंस आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, या तो वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, प्योर लेबर मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज हैं, किसी प्रकार के कोई गुड्स नहीं है, या दूसरा केस ये था कि आप अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, मगर वहां पे कंडीशन ये थी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स हैं वो 25% की ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से कम के होने चाहिए। तो प्योर लेबर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट जिसमें गुड्स की वैल्यू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से कम है, ऐसी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी यदि आप इन सर्विसेज को देकर गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन परफॉर्म करने में असिस्ट कर रहे हो। तो यहां पर देखा जाए, हमने गवर्नमेंट को किस चीज की सर्विस दी? क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स, सैनिटेशन मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। मैंने कहा था रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जितने भी दे रखे हैं हमें, बट आप इमेजिन कर लेना खुद ही। तो क्या ये साफ सफाई रखना कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है गवर्नमेंट का? यस। उसको करने में अगर हमने प्योर लेबर सर्विसेज दी, क्योंकि यहां पर सिर्फ सर्विसेज है, मैन पावर सर्विस, कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? द आंसर इज यस। तो हम यहां पे बोलेंगे प्योर लेबर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस आर एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं था, सिर्फ ऑलरेडी जो एंट्री लॉ में है उससे रिलेटेड था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स यानी राशन शॉप्स,
owned by Geeta Services Limited by way of sale of sugar under public distribution का system and against consideration in the form of commission। मैंने आपको बताया था पीडीएस सिस्टम है, राशन शॉप से जो भी सामान बिकता है वो दुकान वाले का नहीं होता, वो गवर्नमेंट का होता है, ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। दुकान वाला गवर्नमेंट के बिहाफ पर लोगों को बांट रहा है, लोगों को सस्ते रेट पे बेच रहा है। इस चीज को करने के लिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमीशन मिलती है। तो इन अ वे वो जो पर्सन है, वो जो फेयर प्राइस शॉप चला रहा है, वो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है और बदले में कमीशन रिसीव कर रहा है। और इस सर्विसेज को भी हमने क्या करा था, एग्जेम्प्ट कर रखा था। PICTRE में आर हमारा क्या था, राशन शॉप्स ही था। तो ये भी हमारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। कोई अमेंडमेंट नहीं है, एग्जिस्टिंग एंट्री से रिलेटेड है। फिर सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेयर्स। Generally, replacement or defunct lights constitute 35% of the supply of service। यहां पर स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करना क्या गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है? यस। उस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैं गवर्नमेंट को एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी यहां पर, सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी इन्वॉल्व है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या गुड्स यहां पर 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से कम है? द आंसर इज नो। तो क्या यहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी? द आंसर इज नो, इट विल बी टैक्सेबल। और इसका कारण हम यहीं पे लिख देंगे क्योंकि यहां पर 25% से ज्यादा गुड्स की वैल्यू है। प्रोविजन लिखोगे और उसका लॉजिक दे दोगे। सर तीनों में ही कोई अमेंडमेंट नहीं थी? यस, आखिरी पॉइंट में अमेंडमेंट थी। आखिरी पॉइंट पढ़ो। सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। ध्यान देना, ध्यान देना। पहले था 100% बोर्न होना चाहिए, अमेंडमेंट के बाद एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 75%। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना परसेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बियर किया? 70%। क्या एग्जेम्पशन मिलेगी? द आंसर इज नो, ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो आप यहां पर रीजन में लिख दोगे प्रोविजन और कह दोगे यहां पर क्योंकि 70% बियर हो रहा है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। This was amendment number 2. Very, very simple amendment. Let's quickly go to amendment number 3. Amendment number 3 क्या हुई है? एक exemption थी जिसको विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब अब उस सर्विस को एग्जेम्प्ट की जगह टैक्सेबल कर दिया गया है। कौन सी सर्विसेज थी? लीजिंग सर्विस थी, जहां पर कोई भी लीजिंग ऑफ एसेट्स हो रहे हैं इंडियन रेलवेज को, और ये लीजिंग करता कौन है? इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवेज हर जो अपने एसेट्स है, चाहे वो वेगन्स हो, कोचेस हो, वो खरीदता नहीं है, ट्रेन के डब्बे खरीदता नहीं है, असली में खरीदता है इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और वो लीज आउट कर देते हैं इंडियन रेलवेज को। और ये जो लीजिंग सर्विस है, लीजिंग सर्विस आमतौर पे लीजिंग ऑफ गुड्स शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, मगर इस लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज, इसको हमने एग्जेम्प्ट कर रखा था। यानी कि दोनों में से किसी को भी टैक्स पे नहीं करना, ना तो फॉरवर्ड चार्ज में इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, ना ही रिवर्स चार्ज के अंदर इंडियन रेलवेज को। दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का मतलब अब ये लीजिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल हो जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अब ये सर्विस पर्टिकुलरली एग्जेम्प्ट नहीं है। वैसे मैं बताऊं, जब मैं क्लास में बताता था तो मैं कहता था लीजिंग की बहुत सारी सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है, उसमें ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन थी। लीजिंग की और इंपॉर्टेंट थी। इलेक्ट्रिक बसेस को, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल 12 से ज्यादा पैसेंजर वाली हमने लीज आउट कर दी लोकल अथॉरिटी को, या मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जीटीए को लीज आउट कर दिया, या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हमने 12 से ज्यादा पैसेंजर्स वाली मोटर व्हीकल लीज कर दी, वो सारी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस थी लीजिंग से रिलेटेड। ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और अब तो ये एग्जेम्पशन बची नहीं है, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, This was exemption number 3. Very simple. Let's quickly go to exemption number 4. सर छोटी छोटी exemptions, छोटी छोटी amendments हैं ये तो? yes, छोटी छोटी amendments हैं बिल्कुल। असली amendment तो लास्ट में है। ये 3-4 amendment जो अगली आएंगी ना, बड़ी छोटी छोटी सी हैं। अगली exemptions क्या हैं? कुछ नई एंट्रीज डाली गई हैं, कुछ नई exemptions आई हैं नोटिफिकेशन 12/2017 में। कौन कौन से आई हैं? सबसे पहली बात, गुड्स कैरेजेस से रिलेटेड आई है। गुड्स कैरेजेस याद है? जीटीए वाला है। जीटीए के अंदर, जीटीए की आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड तो कितना बड़ा चार्ट है हमारा, क्योंकि कुछ सर्विसेज जीटीए की एग्जेम्प्ट हैं, कुछ सर्विसेज जीटीए की रिवर्स चार्ज में है, कुछ फॉरवर्ड चार्ज में है। तो जीटीए की फॉरवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहा। जो भी पर्सन जीटीए की सर्विसेज देता है उसको ट्रक्स वगैरह चाहिए होते हैं, और ट्रक्स को आपको पता होगा जीएसटी में हम क्या बोलते हैं? गुड्स कैरेजेस। तो गुड्स कैरेजेस वो व्हीकल है जिसके अंदर वो कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देने वाला पर्सन जिसे यूज करता है। अब ये जो ट्रक्स वगैरह हैं, इसके रिलेटेड एक एग्जेम्पशन ऑलरेडी है। अगर लीजिंग करवाएं हम इसकी,
अगर कोई पर्सन जीटीए को गुड्स कैरेजेस की लीजिंग कर रहा है तो ये भी हमारी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है जी। अब अमेंडमेंट इससे रिलेटेड नहीं आई, ये तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है। ये जो गुड्स कैरेजेस जीटीए यूज करता है, क्या आज की डेट में कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है? क्या आज मैं बैठे बैठे जागू और मैं अपना ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर सकता हूं जीटीए का? आंसर इज नो। हमारे देश में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है, आपको कुछ परमिट्स चाहिए होते हैं। और परमिट्स क्या होते हैं? हर स्टेट जैसी एंट्री कोई व्हीकल एंट्री करता है, वो कुछ तरह का टैक्सेस लगाती है। एंट्री टैक्सेस बोल लो या कमर्शियल व्हीकल के टोल टैक्सेस बोल लो। बेसिकली आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स की एंट्री पे कमर्शियल व्हीकल्स को साइड में जाना पड़ता है और टोल टैक्स पे करना पड़ता है। अब इससे नो डाउट ट्रक्स की मूवमेंट पे, ट्रक्स की स्पीड पे असर पड़ता है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक फंडा लगा रखा है, नेशनल परमिट। जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस थे उनको खत्म करके एक नेशनल परमिट का सिस्टम लाया गया, जहां पर अगर आपने जीटीए बनना है, आप एक ही बार में नेशनल परमिट की फीस पे कर देंगे। और अगर आपको नेशनल परमिट मिल जाता है तो उस केस के अंदर अब आप किसी भी स्टेट के अंदर अपने ट्रक को ले जा सकते हैं, आपको अलग से जगह जगह पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो नेशनल परमिट लेने के लिए जो फीस होती है, ऑब्वियसली ये नेशनल परमिट कौन देता होगा? गवर्नमेंट ने कोई ना कोई अथॉरिटी बना रखी होगी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी देती होगी। तो ये जो नेशनल परमिट के लिए आपने गवर्नमेंट को की उस अथॉरिटी को फीस पे करी और बदले में उस अथॉरिटी ने आपको नेशनल परमिट दिया, क्या ये अपने आप में सर्विस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दिस इज नॉट अ टैक्स। यहां पे फीस पे हो रही है, टैक्स पे नहीं हो रहा। कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट ने कोई टैक्स लगाया, हम टैक्स ले रहे हैं। टैक्स इज ऑलवेज यूनिलैटरल। ये फीस के नेचर की होती है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की उस अथॉरिटी ने आपको परमिट कर दिया कि आप पूरे देश में घूम सकते हो और बदले में आपसे एक परमिट फीस ले ली। ये फीस हमारी क्या हो रही थी? टैक्सेबल हो रही थी। इस टैक्सेबल परमिट फीस को अब हमने क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट कर दिया। तो नई एग्जेम्पशन किससे डील करती है? नई एग्जेम्पशन डील करती है एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया या कंटिजेंट स्टेट्स। मतलब पूरे देश के लिए या लिमिटेड सेट ऑफ स्टेट्स के लिए जो आपको परमिट मिलता है, उस परमिट के लिए जो फीस पे करी आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी को और गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बदले में आपको नेशनल परमिट दिया, वो सर्विसेज हैं, उसको हमने कर दिया एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो जीटीए के लिए पहले एक इनवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट होती थी, लीजिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड टू जीटीए। अब जीटीए के लिए दो इनवर्ड सप्लाईज एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी? परमिट वो तो हो ही गया, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। अब नेशनल परमिट अगर लेते हैं वो गुड्स कैरेजेस के लिए कोई जीटीए, तो वो नेशनल परमिट के बदले में जो फीस पे करी उसने, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है। जो जनवरी और फरवरी 2022 के अंदर मैंने जीएसटी का बैच लिया था, उसके अंदर ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर करा ली थी। जो अगस्त के अंदर मई 22 वाला बैच लिया था, वो उस समय ये अमेंडमेंट मैंने कवर नहीं करी थी। तो ये अमेंडमेंट उन बच्चों के लिए कंपैरेटिवली नहीं होगी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 2022 में यानी इस साल में एशिया विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है। और क्रिकेट का वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हम, फुटबॉल के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। पहले फीफा वर्ल्ड कप होना था 2020 के अंदर, उससे रिलेटेड एग्जेम्पशंस दे रखी थी, वो भी कभी हुआ नहीं, उसके अंदर भी अमेंडमेंट आई है। चलो पहले वो देख लेते हैं। आप अमेंडमेंट नंबर 7 में आओगे, पहले एक बार अमेंडमेंट नंबर 7 देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे। अमेंडमेंट नंबर 7 में स्लाइट अमेंडमेंट आई है। किससे? मैंने आपको बताया था अंडर 17 विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2020 इंडिया में होने वाला था, और इससे रिलेटेड दो एग्जेम्पशन एंट्रीज थी। पहली, एनी सर्विसेज बाय फीफा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, या एनी सर्विसेज टू फीफा ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में इस इवेंट को करवाने के लिए फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये वर्ल्ड कप करा रही थी, वो कोई सर्विसेज दे रही है या उसको कोई सर्विसेज दे रहा है, दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट इफ that is related to directly या indirectly related to the events that are going to be organized। और इसके लिए कंडीशन क्या रखी थी? एग्जेम्पशन तभी मिलेगी यदि आप डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से सर्टिफिकेट लेके आओ कि ये सर्विसेज विमेन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए जरूरी है। सर्विसेज बाय फीफा भी एग्जेम्प्ट थी, सर्विसेज टू फीफा भी एग्जेम्प्ट थी। साथ साथ दूसरी एग्जेम्पशन क्या थी? जो भी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस होने वाले थे, इवेंट्स होने वाले थे, उसके अंदर जो भी टिकट होएगी, टिकट मतलब राइट टू एडमिशन के बदले में जो फीस ली जाती है, वो राइट ऑफ एडमिशन वाली सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट कर रखा था। यानी बेसिकली फुटबॉल को प्रमोट करने के पूरे पूरे प्लान थे कि अगर आप वो फुटबॉल मैच देखने जाओगे, वो जो टिकट प्राइस होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये आई कि
2020 में ये अंडर 17 का विमेन वर्ल्ड कप कभी हुआ ही नहीं। और आपको कारण पता है किसकी वजह से? कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। सर इसका मतलब ये वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया? नहीं, अभी कैंसिल नहीं हुआ, अभी भी इनको उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप होगा, पोस्टपोन होगा बेशक, 2020 नाम से नहीं होगा तो बाद में होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अभी तक अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है। इंडिया कह रहा है ये वर्ल्ड कप कराएंगे जब हालात सुधर जाएंगे, 2022 में कराएंगे या जब भी कराएंगे। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, यहां पर लाइन डाल दी व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड। दोनों अमेंडमेंट, दोनों एग्जेम्पशंस अभी भी नोटिफिकेशन 12/2017 के अंदर है। बस वर्ड्स क्या जोड़ दिए गए, जो इवेंट का नाम लिखा था फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2020 टू बी होस्टेड इन इंडिया, आगे कॉमा डाल दिया व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड। ठीक है जी, बहुत छोटी सी प्रोसीजरल अमेंडमेंट। अब इसी से रिलेटेड एक नई अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट आई है? फीफा वर्ल्ड कप तो हो नहीं पाया, अब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है जो कि एशिया कप करवा रही है, अगेन विमेन का फुटबॉल का। इस बार अंडर 17 नहीं है, इस बार आई थिंक जो मेन टीम्स होती हैं वो खेलेंगी। तो एशिया कप होने वाला है फुटबॉल में, जिसके लिए ऑर्गेनाइज कौन कराएगी? एएफसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और अब सेम टू सेम एग्जेम्पशन लाई गई हैं। वहां पर हमने क्या किया था? सर्विसेज बाय फीफा या सर्विसेज टू फीफा, उनको एग्जेम्प्ट किया था सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर से सर्टिफिकेशन लेके आओ कि ये सर्विसेज इस फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। अब सेम टू सेम फीफा वर्ल्ड कप की जगह बस एशिया कप को डाल दो, सर्विसेज बाय एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन या सर्विसेज टू एएफसी with regard to any of the events that are going to be organized। यदि वो सर्विसेज डायरेक्टली उन इवेंट से रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, आप सर्टिफिकेट लेके आओ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स से और हम उन सर्विसेज को क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। सर्विसेज टू एएफसी भी कवर्ड है, सर्विसेज बाय एएफसी भी कवर्ड है। और दूसरी एंट्री कौन सी डाली है? यहां पर 3 लिखा है असली, क्योंकि ये मैं पॉइंट नंबर 2 है ना। तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या है? सर्विसेज ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कप। तो ये कप के अंदर जो मैचेस होंगे ऑब्वियस सी बात है उसकी टिकट फीस होगी, तो राइट ऑफ एडमिशन को भी, उस टिकट फीस को भी हमने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। तो अगर आपको अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप वाली एग्जेम्पशन याद थी तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, वो भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, बस उसके अंदर अमेंडमेंट क्या कर दिया है? व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड। सो विद दैट हमारी अमेंडमेंट नंबर 4 भी कवर हो गई और अमेंडमेंट नंबर 7 भी कवर हो गई। लेट्स गो टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 5, वेरी स्मॉल एंड प्रोसीजरल अमेंडमेंट। क्या है ये? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सेक्टर के अंदर आपको याद होगा जो पूरा चार्ट था, हमने उसे 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, रोडवेज में डिवाइड किया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं, जहां पे जीटीए कुरियर वगैरह की बात करी थी, फिर हमने बात करी थी रेलवेज की बात करी थी, फिर हमने एयरवेज की बात करी थी और लास्ट में वाटरवेज की बात करी थी। एयरवेज और वाटरवेज में अगर आपको याद होगा, अगर आप एयरवेज और वाटरवेज के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहां से? इंडिया के किसी कस्टम पोर्ट से आउटसाइड इंडिया। बेसिकली कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स तो किसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प चाहिए होती है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल हो रहा है फ्रॉम ए कस्टम पोर्ट इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इन सर्विसेज को हमने एग्जेम्प्ट कर रखा था, दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी। मैंने आपको बोला था आमतौर पे अगर फॉरेन शिपिंग कंपनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाता है, मगर अगर कंपनी इंडिया की होती है, वो शिपिंग कंपनी या वो एयरलाइन कंपनी इंडिया की होती है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फॉल हो रहा होता है। मगर हमारी इंटेंशन नहीं थी टैक्स लगाने के लिए, इसलिए हमने क्या कर रखा है? इस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। मगर इस एग्जेम्पशन में एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज समझते हो? जब वो प्रोविजन खत्म होने वाला हो उसे बोलते हैं सनसेट क्लॉज। यानी ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल थी सिर्फ कब तक? 30 सितंबर 2021 तक। उसके बाद ये अमेंडमेंट खत्म होने वाली थी। अब अमेंडमेंट क्या आई है? हर साल जो आती है, इस सनसेट क्लॉज को 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया। ये सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा है। इनिशियली जब ये अमेंडमेंट आई, एग्जेम्पशन आई थी 30 सितंबर 2017 तक आई थी, फिर 2018 हो गया, 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, अब इसको फिर से एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2022 तक। तो ये अमेंडमेंट ऑलमोस्ट ऐसी है, हर साल हमें देखने को मिलती है। इस सनसेट क्लॉज को एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने बोला प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। नाउ लेट्स कम टू अमेंडमेंट नंबर 6, अगेन एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर से रिलेटेड। क्या है? अगेन वेरी वेरी प्रोसीजरल अमेंडमेंट। इनफैक्ट इतनी प्रोसीजरल अमेंडमेंट कि आईसीआई ने इसको अपनी स्टडी स्टैट्यूटरी अपडेट में कवर करना ही
सही नहीं समझा, उसने स्टैट्यूटरी अपडेट में कवर ही नहीं किया इस अमेंडमेंट को, फिर भी मैंने इसको कवर कर लिया। क्या आपने देखा होगा हमारी जीएसटी एग्जेम्पशंस में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जहां पर चैरिटेबल एंटिटीज का जिक्र आता है, और जहां जहां जिस जिस एंट्री के अंदर चैरिटेबल एंट्री का जिक्र आता है वहां पर जिक्र आता है एनी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब मजे की बात यह है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जेम्पशन इनकम टैक्स एक्ट में है, सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जेम्पशंस होती हैं, वहां पर वो हमारे सीए इंटर के इनकम टैक्स के सिलेबस में ही नहीं है। इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट को जो एग्जेम्पशन मिलती है वो हमारे सिलेबस में नहीं थी, तो सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था सेक्शन 12 और 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने इनकम टैक्स को एग्जेम्प्ट कराना होता है तो उसको 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। इस रजिस्ट्रेशन को देते समय उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी एक्टिविटीज को चेक करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि क्या इसका सच में नेचर चैरिटेबल नेचर का है भी या नहीं। ठीक है जी। अब हम जब जब जीएसटी में कहीं पर एग्जेम्पशन देना चाहते थे किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो हमेशा जिक्र किसका आता है? 12AA। ऐसी 5 एंट्रीज है हमारी जहां पर इसका जिक्र आता था। कौन सा? पहले तो चैरिटेबल सेक्टर के अंदर सर्विसेज बाय वे यानी चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होगा, मैंने आपको याद कराए थे केयर टू लर्निंग स्किल से। अगर आप केयर एंड काउंसलिंग कर रहे हो टर्मिनली इल पेशेंट्स की या पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, इस तरह से बहुत सारी एंट्रीज थी। अगली एंट्री ओल्ड एज होम की सर्विसेज, अगर कोई अगेन एंटिटी कर दे रही है विच इज रन बाय अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और कंसिडरेशन 25,000 है उससे कम है तो एग्जेम्पशन है। थर्ड, रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, इसमें 3 एक्सेप्शंस होती हैं बट आमतौर पर रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस एग्जेम्प्ट होता है। अगेन अगर वो रिलीजियस प्लेस कौन ओन करता है? कोई भी एंटिटी जो रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फोर्थ एंट्री क्या है हमारी? रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, अगर अपनी सर्विसेज देते हैं अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स टू एनी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का, और आखिरी पॉइंट क्या था? कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ऐसी एंटिटी चलाती है अगेन जो इनकम टैक्स एक्ट के 12AA में रजिस्टर्ड है। और पांचवी चीज क्या थी? ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन कैश बताया था मैंने, कल्चर और आर्ट्स। कल्चर और आर्ट में कोई दिक्कत नहीं है बट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स अगर है तो इसकी एग्जेम्पशन तभी मिलती है अगर वो ट्रेनिंग अगेन कौन दे रहा है? कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये 5 एंट्रीज हैं जहां पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट का जिक्र था 12AA का। अब लास्ट ईयर अमेंडमेंट क्या आई? इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आई, 12AA की जगह 12AB नाम का सेक्शन आ गया जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की बात करता है। यानी इनकम टैक्स के दिस सेक्शन में चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता था सब्जेक्ट टू व्हाटएवर कंडीशंस इन इनकम टैक्स एक्ट सब, और उनके बेसिस पर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती थी। वो सेक्शन 12AA की जगह क्या ला दिया गया? 12AB। अब 12AA और 12AB में अंतर क्या? आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीए इंटर में इनकम टैक्स के सिलेबस में ये टॉपिक है ही नहीं हमारा, बस इसका जिक्र आता है जीएसटी में। तो हल्की सी कॉस्मेटिक अमेंडमेंट क्या है, काफी सारे बच्चों ने तो नोटिस भी नहीं करी होगी अगर वो लेटेस्ट बुक देंगे। जहां जहां 12AA का जिक्र था नए इंस्टीट्यूट्स के लिए अब क्या आ गया? आज की डेट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है चैरिटेबल ट्रस्ट की 12AA में नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी? 12AB। तो उन सारी एंट्रीज में 12AA के साथ 12AB आ गया। बस छोटी सी अमेंडमेंट है, बस आपको ध्यान रखना है जब भी कभी जिक्र करोगे एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA उसके साथ साथ 12AB का भी जिक्र कर देना। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट नंबर 7 कवर कर ली। दिस इज ऑल अबाउट कैटेगरी नंबर 2 एग्जेम्पशन से रिलेटेड सारी अमेंडमेंट्स हमारी कवर हो गई। छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं बट पढ़नी जरूरी है क्योंकि एज यू सॉ आरटीपी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लेट्स कम टू कैटेगरी नंबर सी, अमेंडमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर। अब डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स हैं जहां पर हर बार अमेंडमेंट, मतलब पिछले 2-3 अटेम्प्ट से अमेंडमेंट आ रही है। पहला टॉपिक जिसमें अमेंडमेंट आती है वो है ई इनवॉइसिंग का टॉपिक। मुझे को जहां तक पता है दिसंबर 21 के अमेंडमेंट नोट्स हो, मई 21 के अमेंडमेंट नोट्स हो या दिसंबर 20 नवंबर 20 वाले, पिछले 3 बार से इस टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रही है। पहले तो एक बार बताता हूँ ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, जल्दी से रिवीजन हो जाएगी, फिर बताऊंगा अमेंडमेंट बहुत छोटी सी आई है।
ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट हमारा कहां पे दे रखा है, सारा रूल 48 सब रूल 4 के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर एक क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जिनको नोटिफाई करके बोला गया है आप जब इनवॉइस इशू करोगे आपको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और इस प्रोसीजर को हम प्यार से बोल देते हैं ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर। ध्यान देना, ऑल्दो बोलते इसे ई इनवॉइसिंग है, बट असली में ये प्रोसीजर आपको अपने B2B इनवॉइसेस, B2B डेबिट नोट, B2B क्रेडिट नोट और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस चारों पे करने होते हैं। तो ई इनवॉइसिंग सिर्फ बोला जाता है, असली में ये B2B इनवॉइसेस प्लस एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और साथ इन्हीं के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए फॉलो होता है। प्रोसीजर क्या है, आमतौर पे अगर कोई पर्सन, मैंने यहां पे फ्लो चार्ट डाल दिया जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रखा है। आमतौर पे अगर आपने इनवॉइस जनरेट करना है तो आप अपने ईआरपी सिस्टम, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक्सेल वर्ड जो भी यूज करते हैं उसके थ्रू एक अपना इनवॉइस बनाते हैं। उस इनवॉइस पे रूल 46 के सारे पर्टिकुलर्स लिखते हैं, GSTN of the supplier, GSTN of the recipient, invoice date, amount of tax, rate of tax, place of supply, signature, whether tax is payable under reverse charge or not, ये सारे पर्टिकुलर रूल 46 के लिखते हैं और वो इनवॉइस रेसिपेंट को पकड़ा देते हैं। मगर अगर आप पे रूल 48 सब रूल 4 अप्लाई कर रहा है तो आपको अपने ईआरपी से के या अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस जनरेट करने के बाद एक स्पेशल प्रोसीजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में तो वही चीज करोगे आप अपने ईआरपी से, ईआरपी मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया आपका, उससे इनवॉइस जनरेट करेंगे एंड यू विल इंश्योर दैट उस पे रूल 46 वाले सारे पर्टिकुलर्स हो। बट इस बार इस इनवॉइस की डिटेल आप अपलोड करोगे कुछ डेजिग्नेटेड वेबसाइट्स पे। इन वेबसाइट्स को, जीएसटी की वेबसाइट्स ही हैं ये, उनको बोलते हैं आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस आईआरपी पे डिटेल अपलोड की जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जेसॉन फॉर्मेट में अपलोड होती है ताकि बल्क अपलोडिंग कर सकें। जैसे आप इसको अपलोड करते हो इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसे INV01, इस फॉर्मेट में आप अपनी इनवॉइस की डिटेल्स आईआरपी पे अपलोड करते हो। जैसे ही आप अपनी इनवॉइस की डिटेल अपलोड करते हो आईआरपी इस पे कुछ वैलिडेशन चेक्स लगाता है। वैलिडेशन चेक में वो ये तो नहीं चेक कर सकता कि आपके इनवॉइस पे जो डिटेल है वो सही है नहीं, वो हद से अधिक बस ये चेक करता है कि इस नंबर का इनवॉइस पहले आपने अपलोड तो नहीं किया था, मतलब आप डुप्लीकेशन ऑफ इनवॉइस तो नहीं कर रहे हो। तो थोड़े बहुत वैलिडेशन चेक लगाता है और वैलिडेशन चेक लगाने के बाद वो आपके इस इनवॉइस को अपने पास रजिस्टर कर लेता है एंड रजिस्टर करते ही आपको एक यूनिक 64 डिजिट का नंबर देता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं IRN, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 64 डिजिट का नंबर यूनिक होगा और ऐसा नंबर किसी भी और इनवॉइस को कभी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो इनवॉइस आप इशू करो कोई और पर्सन इशू करे, ये आपके द्वारा इशूड इस इनवॉइस का यूनिक नंबर है, तभी 64 डिजिट का नंबर दे रखा है हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और क्या करेगा, आपके इस इनवॉइस पर अपने सिग्नेचर लगा देगा। ध्यान देना, आपने अपने सिग्नेचर तो ऑलरेडी लगा रखे थे, अब आईआरपी सिग्नेचर लगा देगा और लास्ट में क्यूआर कोड इसके ऊपर लगाएगा। दिस क्यूआर कोड इज प्रोवाइडेड बाय द आईआरपी, जिसके अंदर उस इनवॉइस की सारी डिटेल्स, उसका IRN, उस और जो IRP ने सिग्नेचर लगाया वो सब क्यूआर कोड कोई भी स्कैन करके चेक कर सकता है, वो लगा के वो इनवॉइस आपको वापस दे देगा। अगेन वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आता, जेसॉन फॉर्मेट, JSON फॉर्मेट के अंदर आपके पास आता है। जैसी जेसॉन फॉर्मेट में आपके पास ये इनवॉइस आता है, आप इस इनवॉइस को कन्वर्ट करके पीडीएफ फॉर्म में ले आते हो और फिर उस इनवॉइस को रेसिपेंट के साथ शेयर कर देते हो। ओरिजिनली सोचा गया था आईआरपी ऑटोमेटिकली रेसिपेंट को प्रोवाइड कर देगा, बट ऑटोमेटिकली नहीं जाता, आपको मिलता है पहले इनवॉइस, फिर आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसकी प्रिंटेड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में वो इनवॉइस रेसिपेंट को दे देते हो। अब इसका सारे प्रोसीजर का फायदा क्या होता है, जैसे ही आपने आईआरपी पे डिटेल अपलोड करी, आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो डिटेल ईवेबिल पोर्टल का शेयर कर देगा और इस इनवॉइस का ईवेबिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। साथ साथ कॉमन पोर्टल हमारा जो जीएसटीएन मेंटेन करता है, आईआरपी कॉमन पोर्टल के साथ भी ये डिटेल शेयर कर देगा और हमारा GSTR1 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्लरिकल एरर्स थे वो सारे मिट जाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि सारी डिटेल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, तो एक बार आपने इनवॉइस जनरेट किया, बाद में उस इनवॉइस की डिटेल के साथ आप छेड़ाखानी नहीं कर सकते, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड आईआरपी के पास हो गया और कोई भी पर्सन उसकी डिटेल को चेक कर सकता है जस्ट बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड जो आईआरपी ने उसको दिया है। ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसीजर है। अब
जिस भी पर्सन के ऊपर ये ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर लगता है, अगर उसने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ऐसे इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को जिस पे ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर लगाना था बट नहीं लगाया, उसे इनवैलिड इनवॉइस डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी माना जाएगा एज इफ आप अपने गुड्स दे दिए किसी को विदाउट फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस कर दिया। सिमिलरली रेसिपेंट के लिए भी वो इनवैलिड इनवॉइस होगा तो रेसिपेंट को भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सवाल ये है, ये ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? तो इसके ऊपर लास्ट टाइम अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट क्या थी? कोई भी पर्सन जिसकी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 17-18 को बेस किस लिए बनाया? क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक किसी भी साल में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, पहले 500 करोड़ थी, फिर लिमिट को 100 करोड़ कर दिया, फिर लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 को 50 करोड़ कर दिया, तो 50 करोड़ से अगर ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है, उसको ये ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ B2B इनवॉइसेस, B2B क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे ही एप्लीकेबल होगा। ध्यान देना, B2C इनवॉइसेस के ऊपर ये प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। हां, कुछ लोगों को इस ई इनवॉइसिंग वाली रिक्वायरमेंट से बाहर रखा गया था। किसको रखा गया था? सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के अंदर जो यूनिट है, यहां पर भी ध्यान देने वाली चीज क्या थी? SEZ डेवलपर को हमने बाहर नहीं रखा, सिर्फ SEZ यूनिट को। और साथ साथ वो 4 लोग जिनको हमने इनवॉइसिंग के अंदर कुछ स्पेशल दे रखा है, इनके किसी और डॉक्यूमेंट को भी इनवॉइस मान लिया जाता है। कौन कौन? सबसे पहले हो गया हमारा बैंकिंग कंपनी, ये जो भी स्टेटमेंट वगैरह इशू करते हैं मंथ के एंड पे, इनके पास ऑप्शन है, ये उसी को इनवॉइस मान सकते हैं। फिर हमारा जीटीए जो कुछ एक्स्ट्रा पर्टिकुलर्स देकर कंसाइनमेंट नोट कम इनवॉइस दे सकता था। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला ये टिकट के ऊपर ही पर्टिकुलर्स लिख के उसे इनवॉइस बनवा सकते हैं। और लास्ट में एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स वालों को याद होगा, इनको मैंडेटरी ई टिकट के अंदर फॉर्म में ही अपना इनवॉइस देना होता है। तो ये चारों लोगों के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोसीजर को इनएप्लीकेबल कर रखा था। दिस इज द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी आई है, कुछ भी नहीं अमेंडमेंट। ये जो एक्सेप्शंस है ना, इसके अंदर 2 नई एक्सेप्शंस आ गई हैं। मतलब 2 नए सेट ऑफ लोगों को नोटिफाई कर दिया गया है जिन पे ई इनवॉइसिंग का प्रोसीजर नहीं लगेगा। कौन है वो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सर्विसेज देते हैं, हो सकता है उनकी सर्विसेज क्या कहते हैं, सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज एग्जाम थोड़ा होती हैं और सारी रिवर्स चार्ज में भी नहीं होती। तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रिवर्स चार्ज में है भी सही, तो रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज में भी सप्लायर को इनवॉइस इशू करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी मान लो रजिस्टर्ड है, उसने कोई सर्विसेज दी और मान लो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो इनवॉइसिंग में कवर हो रहे थे। सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी एक्सेप्शन में डाल दिया। यानी इनकी एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 से लेकर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक यदि 50 करोड़ से ज्यादा भी है, तो भी इन्हें रूल 48 सब रूल 4 के स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो बस ये छोटी सी अमेंडमेंट है जो आपको याद रखनी है। नो मेजर अमेंडमेंट एज सच। लास्ट टाइम ये 50 करोड़ की वाली चीज थी और लास्ट टाइम आरटीपी के अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने डाला था। इस बार छोटी सी अमेंडमेंट है, इस बार के आरटीपी में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं है। ठीक है जी, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने फिर से एक बार पूरा रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आई है वो किससे रिलेटेड आई है? इसी का जो क्या कहते हैं रिलेटेड टॉपिक एक और है, डायनेमिक क्यूआर कोड। और डायनेमिक क्यूआर कोड का सारा प्रोविजन कहां पे दे रखा है? रूल 46 जो पर्टिकुलर्स मैंडेटरी पर्टिकुलर्स ऑन इनवॉइस बताता है, उसका 6 प्रोवाइजो। अब ये डायनेमिक क्यूआर कोड क्या है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। वैसे मैं बता दूं, ये सेम टू सेम अमेंडमेंट मैंने दिसंबर 21 वाली अमेंडमेंट्स में भी कवर कराई थी, क्योंकि यहां पर कुछ सीबीआईसी के सर्कुलर्स थे, सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन थी। कुछ क्लैरिफिकेशन 30 अप्रैल 2021 से पहले आई थी, कुछ 30 अप्रैल 21 के बाद आई थी। मैंने लास्ट टाइम सारी क्लैरिफिकेशंस करा दी थी। इवन दोज अमेंडमेंट्स, इवन दोज क्लैरिफिकेशंस जो 30 अप्रैल 2021 के बाद आई थी, मैंने उनको भी लास्ट टाइम के अमेंडमेंट नोट्स में कवर कर लिया था। और इस बार फिर से हूबहू वही सेम चीज मैंने कवर करी है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जो अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल के बाद आई थी वो दिसंबर 21 अटेम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं थी, वो मई 22 में एप्लीकेबल थी। तो इस बार भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने फिर से पूरा टॉपिक फिर से डाल दिया है। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं वो कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, कौन सी क्लैरिफिकेशंस है जिनका ध्यान रखते हैं। पहली बात तो डायनेमिक क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई भी सप्लायर जिसके ऊपर 6 प्रोवाइजो एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है?
कंडीशन ये है आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है। ध्यान देना, ई इनवॉइसिंग के लिए 50 करोड़ था, डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए 500 करोड़ है, 500 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आपको जब भी B2C इनवॉइसेस इशू करते हो तो B2C इनवॉइसेस के ऊपर अपार्ट फ्रॉम रूल्स 46 के पर्टिकुलर्स एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर और देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको एक डायनेमिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। और इस डायनेमिक क्यूआर कोड का मेन रिक्वायरमेंट क्या है? यहां पर इस कोड को स्कैन करके जो आपका कस्टमर है, यानी कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, B2C सप्लाई बोल रहा हूं ना, जो आपका अनरजिस्टर्ड कस्टमर है उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। एंड ध्यान देना, ये क्यूआर कोड वैसे पेटीएम जैसे क्यूआर कोड नहीं होगा जो आमतौर पे आपको दुकानों पे मिलता है, वो स्टैटिक क्यूआर कोड होता है, वहां पे आपको अमाउंट खुद डालना पड़ता है। इस डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस की सारी डिटेल, अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट, आपकी बैंक डिटेल वगैरह सब लिंक्ड होगा, यानी सामने वाले को सिर्फ उसे स्कैन करके पे करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन वॉज ताकि आप बैंक ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट कर सको, अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एनकरेज हो, क्योंकि आप उन्हें डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू मैंडेटरी ये ऑप्शन दे रहे हो। अब इसके अंदर कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रखा था। पहली चीज तो दिस क्यूआर कोड वाज ओनली एंड ओनली फॉर B2C सप्लाईज। फिर कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रखा था। किन को एक्सक्लूड कर रखा था? वही 4 लोग, बैंक वाले, जीटीए वाले, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले और मल्टीप्लेक्स वाले। एसईजी यूनिट यहां पर एक्सक्लूडेड नहीं थे। एसईजी यूनिट ई इनवॉइसिंग में एक्सक्लूडेड है, यहां पर नहीं है। प्लस यहां पर एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाती है एक्सक्लूडिंग की OIDR सर्विसेज वाले। यहां पर कोई अमेंडमेंट है नहीं, हूबहू सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। फिर पर्पस बिहाइंड डायनेमिक क्यूआर कोड मैंने बता दिया। ये क्यूआर कोड ई इनवॉइसिंग वाले क्यूआर कोड से डिफरेंट है। ई इनवॉइसिंग में जो क्यूआर कोड है वो असेसी खुद नहीं लगाता, वो IRP उसके ऊपर लगाता है, और उस क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस की सारी डिटेल, IRN, सिग्नेचर बाय IRP, वो सब स्टोर्ड होते हैं। उस क्यूआर कोड का ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी पर्सन अगर इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहता है उस क्यूआर कोड से कर सकता है कि वो इनवॉइस IRP पे रजिस्टर्ड है। तो वो क्यूआर कोड के साथ इस क्यूआर कोड को कंफ्यूज मत करना। यहां पे जो डायनेमिक क्यूआर कोड है वो असेसी खुद दे रहा है, और यहां पर इस क्यूआर कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आप अनरजिस्टर्ड कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन दे सको। ठीक है जी। अब इस क्यूआर कोड के अंदर डिटेल क्या क्या देनी होती है? मैंने आपको बोला डायनेमिक का मतलब क्या होता है? हर इनवॉइस के लिए, हर सप्लाई के लिए एक अलग क्यूआर कोड जनरेट होगा, तभी तो हमने डायनेमिक वर्ड रखा है। तो सप्लायर का GSTN, उसकी UPI ID, उसके बैंक और IFSC कोड, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, GST का अमाउंट, ये सब उस क्यूआर कोड में ऑलरेडी होगा। यानी जो पर्सन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहता है उसे कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे स्कैन करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली डला होगा, सिर्फ उसको अपना पासवर्ड वगैरह, पिन वगैरह यूज करके पेमेंट करनी है। ठीक है जी। अब क्लैरिफिकेशंस क्या है? जैसे कि मैंने बोला 2 सर्कुलर थे, एक 23 फरवरी को था, एक 21 जून को था। अगर मैं ICAI के हिसाब से देखूं, इस सर्कुलर वाली क्लैरिफिकेशन दिसंबर 21 अटेम्प्ट में एप्लीकेबल थी, मगर इस सर्कुलर वाली दिसंबर 21 में एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि ये 30 अप्रैल के बाद है, ये मई 22 से एप्लीकेबल थी। बट लास्ट टाइम ही दोनों सर्कुलर्स की क्लैरिफिकेशंस को ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लैरिफिकेशन कोई अलग अलग थी, एक टॉपिक से रिलेटेड है, इनफैक्ट सेम इशू को डील करने वाली क्लैरिफिकेशंस थी। इसीलिए मैंने बाइफरकेट नहीं करी थी, सारी अमेंडमेंट्स एक साथ पढ़ा दी थी। तो जस्ट हमें एक बार जल्दी से सारी क्लैरिफिकेशंस को रिपीट करना है। पहली क्लैरिफिकेशन, क्या डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में है या नहीं है? टेक्निकली स्पीकिंग, एक्सपोर्ट के अंदर जब आप इंडिया से कोई गुड्स या सर्विसेज बाहर दे रहे हो आउटसाइड इंडिया, क्या ये वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा? आपका कस्टमर फिरंगी है, इंडिया के बाहर है, अनरजिस्टर्ड ही होगा। तो कहने के लिए तो ये B2C सप्लाई हुई, बट यहां पर क्लैरिफाई कर रखा है कि ऑल्दो एक्सपोर्ट इज अ B2C सप्लाई, स्टिल यहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं देना, और इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था। क्या लॉजिक था? जब भी पेमेंट, एक्सपोर्ट के केस में जो भी पेमेंट आएगी फॉरेन एक्सचेंज में आएगी या फिर इंडियन करेंसी में भी कुछ केसेस में अलाउड होती है। फेमा के अंदर कुछ केसेस में आप एक्सपोर्ट्स की पेमेंट इंडियन करेंसी में भी ला सकते हो। तो फॉरेन करेंसी में आएगी या इंडियन करेंसी में आएगी, ये पेमेंट RBI के अप्रूव्ड चैनल्स के थ्रू आती है। अगर आपको इंडिया के बाहर से पेमेंट मंगवानी है, वहां पर आपके ये नॉर्मल RTGS, NEFT, UPI, भीम, ये सारे पेमेंट मैकेनिज्म यूज नहीं होते, वहां पर डिफरेंट तरह के पेमेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं। तो अगर आप उस इनवॉइस के ऊपर, एक्सपोर्ट इनवॉइस के ऊपर अपना क्यूआर कोड दे भी दोगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके सामने वाला पेमेंट ही नहीं कर पाएगा।
एंड दैट इज वाई सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे डायनेमिक क्यूआर कोड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पेमेंट है वो आरबीआई अप्रूव्ड चैनल से आएगी, तो डायनेमिक क्यूआर कोड का कोई यूज ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज के केस में मैंने आपको बताया था, सर्विसेज के केस में अगर आप किसी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलना चाहते हो, उसके अंदर 4 या 5 कंडीशंस होती हैं जो कि सीए इंटर लेवल पे नहीं, सीए फाइनल लेवल पे आपको पढ़ाई जाने वाली थी। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया था। पहली कंडीशन तो ये है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का होना चाहिए। सर्विस रेसिपिएंट जो सर्विस को रिसीव कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तीसरी कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और 2 कंडीशन और होती हैं जिनकी डिटेल में मैं गया नहीं था, क्योंकि वो सीए फाइनल के अंदर होती है। एक होती है कंसीडरेशन आपकी फॉरेक्स में आई है या इंडियन करेंसी में आई है अगर आरबीआई अप्रूव्ड है, और 5th कंडीशन होती है आप दोनों एक ही पर्सन की ब्रांचेस नहीं हो। चलो उन कंडीशंस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एसेंशियली ये कह रहा हूं, क्या ऐसा केस हो सकता है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के अंदर है, सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, मगर पीओएस आउटसाइड इंडिया ना होकर इंडिया के अंदर ही हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर हो? ये पॉसिबल है? यस। अब मैंने इसके कुछ एग्जांपल दिए थे, लेट्स नॉट गो इनटू द एग्जांपल, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक एज आई ऑलवेज से हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है, बट मैंने इसमें होटल वगैरह का एग्जांपल देके आपको जस्टिफाई कराया था कि ऐसा हो सकता है जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया का है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया और पीओएस इंडिया के अंदर हो। क्या ऐसी सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि एक्सपोर्ट बनने के लिए पीओएस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। बट ध्यान दो, इस केस में भी जो पेमेंट होएगी वो आरबीआई अप्रूव्ड चैनल से ही आएगी। क्यों? क्योंकि पेमेंट अल्टीमेटली किसी फिरंगी से आ रही है, आउटसाइड इंडिया से आ रही है। तो ये पॉइंट नंबर क्लैरिफिकेशन 1 में कवर नहीं हो रहा था, इसीलिए सीबीआई से सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन नंबर 2 डाली, जिसमें उसने बोला अगर वो ट्रांसैक्शन एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं भी हो रही, एक्सपोर्ट क्वालिफाई क्यों नहीं हो रही? शायद पीओएस इंडिया के अंदर हो। एक्सपोर्ट क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, बट अगर आपका रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, जैसे ही आपका रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन जब आपको पेमेंट करेगा वो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर ही नहीं सकता, चाहे वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में कर रहा हो, चाहे वो पेमेंट इंडियन करेंसी में कर रहा हो। एंड फॉर दैट रीजन क्लैरिफिकेशन नंबर 2 कहती है यहां पर भी डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ लेट्स गो टू क्लैरिफिकेशन नंबर 3। क्लैरिफिकेशन नंबर 3 क्या कहती है? जब आप सप्लाई कर रहे हो यूआईएन होल्डर्स को, अब ये यूआईएन होल्डर्स कौन से होते हैं? आपको याद होगा, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट जनरल्स होते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, उन्हें यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। कारण क्या होता है कि इनको, मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था, सेक्शन 55 के अंदर इनको इनपुट टैक्सेस का रिफंड मिलता है, जिसके लिए इनको यूआईएन नंबर, इनको जीएसटी नहीं दिया जाता है, यूआईएन दिया जाता है। बट हमारे जीएसटी लॉ में सेक्शन 2 में रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है, जो कि हमने आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर करी थी। रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में यूआईएन होल्डर्स को बाहर कर रखा है। जो पर्सन यूआईएन होल्ड करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता। तो मुझे बताओ, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं किसी यूआईएन होल्डर को, एम्बेसी वगैरह को, और ये पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये बी2बी सप्लाई हुई या बी2सी सप्लाई हुई? बी2सी सप्लाई हुई। अकॉर्डिंगली सीबीआईसी ने बोला क्या यहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड आएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये बी2सी सप्लाई है। सिंपल सी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी बाय मेकिंग यूज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्लैरिफिकेशन नंबर 4 किससे रिलेटेड आई है? अब यहां पर मेजर अमेंडमेंट्स आई, मेजर क्लैरिफिकेशंस आई हैं, जो अप्रैल वाला सर्कुलर है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। डायनेमिक क्यूआर कोड की जो रिक्वायरमेंट है 6 प्रोवाइजो में, क्या वो सप्लायर को, जो भी 6 प्रोवाइजो में कवर हो रहे हैं, 500 करोड़ से ज्यादा वाले एग्रीगेट टर्नओवर वाले, क्या वो उनको मैंडेट करते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड देने के लिए, या वो रेसिपिएंट को भी मैंडेट करते हैं कि आपको पक्का पक्का उस डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट करनी पड़ेगी? ध्यान देना, 6 प्रोवाइजो सप्लायर को कहता है तुम्हें अपने इनवॉइस पे क्यूआर कोड देना है, मगर वो रेसिपिएंट को मैंडेट नहीं करता। रेसिपिएंट की मर्जी है भाई, वो कैश में पेमेंट करना चाहता है, वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट देना चाहता है, या किसी और तरीके से पेमेंट करना चाहता है, तो वो मैंडेटरी सप्लायर के लिए ऑप्शन देना थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड, रेसिपिएंट के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो पहली चीज यही है, इफ द सप्लायर हैज इशूड अ इनवॉइस यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड, the said invoice shall be deemed to have been complied with the dynamic QR code requirement। 6 proviso आपका complied माना जाएगा, even if the customer makes payment by any other means। कस्टमर ने कैश पे कर दिया, आप मना नहीं करोगे उसको,
ये मत कहना कि मेरे पे 6 प्रोविजन लग रहा है ऑनलाइन पेमेंट कर, वो तुम्हारे पे रिक्वायरमेंट है भाई कि तुम्हें इनवॉइस पे उसे डायनेमिक क्यूआर कोड देना है, रेसिपेंट जैसे मर्जी पेमेंट कर सकता है। शॉर्ट एंड सिंपल क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है उन स्टोर्स के, बिग बाजार में चले जाओ, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, या फिर आप किसी बड़े स्टोर पे चले जाओ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शॉपर स्टॉप का। वहां पर आपने बिलिंग काउंटर पे कई बार देखा होगा, जो बिलिंग काउंटर पे एक वो ऑनलाइन वहां पे क्या कहते हैं स्क्रीन पे बिलिंग कर रहे होते हैं, टच स्क्रीन होती है, और एक टच स्क्रीन आपकी तरफ दिख रही होती है, एक डिस्प्ले स्क्रीन आपकी तरफ दिख रही होती है। कई बार ये स्टोर्स क्या करते हैं, आपसे ऑर्डर ले रहे हैं, मतलब आपने जो भी सामान खरीदा बिलिंग करते समय उसको अपना स्क्रीन पे डालते जा रहे हैं, और जो भी टोटल बिल बना उसको स्क्रीन पर आपको एक डायनेमिक क्यूआर कोड दिखा देते हैं। मतलब अभी इनवॉइस की प्रिंट कॉपी निकाली नहीं उन्होंने, सिर्फ आपका ऑर्डर लेते गए और एक डायनेमिक क्यूआर कोड दिखा दिया आपको कि आपने पेमेंट करनी है कैश में कर दो, किसी और तरीके से करनी है किसी और तरीके से, मतलब कार्ड वगैरह से कर दो, अगर क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट करनी है तो वैसे कर दो। अब सवाल ये आया, अगर इन स्टोर्स ने डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट किया मगर अपने इनवॉइस पे ना दिखाकर उस स्क्रीन पे दिखा दिया, तो क्या स्क्रीन पे दिखाया गया डायनेमिक क्यूआर कोड सफिशिएंट है फॉर 6 प्रोवाइजो, या ये जरूरी है कि इनवॉइस के ऊपर ही क्यूआर कोड होना चाहिए? यहां पर सीबीआईसी ने लीनियंट स्टैंड लिया। सीबीआईसी ने बोला अगर सप्लायर ने डिजिटली डिस्प्ले कर दिया है डायनेमिक क्यूआर कोड और कस्टमर ने पे कर दिया है, चाहे यूपीआई से, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग से, चाहे कैश से, या किसी भी से, या इन कैश किया है, किसी भी तरीके से कस्टमर ने पे किया, कस्टमर पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट कंप्लायंस है अगर उसने डिजिटली स्क्रीन पर डायनेमिक क्यूआर कोड दे दिया। बस एक चीज करना कि जिस भी तरीके से कस्टमर ने पेमेंट करी है, चाहे ये ऑनलाइन तरीकों से करी है या कैश से करी है, जब आप इनवॉइस जनरेट करोगे आप क्रॉस रेफरेंस दे दोगे विद द पेमेंट। जिस भी तरह से पेमेंट आई है आप बस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस पे दे दो, यानी इनवॉइस पे लिख दो कि मुझे पेमेंट किस तरीके से मिली है। इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं भी होगा चल जाएगा काम। और यहां पर सीबीआईसी ने लीनियंट स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि आप समझते हो डायनेमिक क्यूआर कोड तो दे दिया ना हमने, बेशक इनवॉइस पे नहीं दिया, स्क्रीन पे दिखा दिया। तो बस ये चीज थी। इसी से रिलेटेड, इसी केस से रिलेटेड एक और क्लैरिफिकेशन आई अप्रैल वाले सर्कुलर में। अब ध्यान से सुनना क्या क्लैरिफिकेशन आई। क्लैरिफिकेशन ये आई, जो ये स्टोर्स होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बिग बाजार का एग्जांपल दिया, शॉपर स्टॉप का एग्जांपल दिया, जब ये ऑर्डर लेते हैं आपके, इनवॉइस जनरेट करने से पहले ये आपका ऑर्डर लेंगे और एक ऑर्डर आईडी जनरेट कर देंगे या ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट कर देंगे। अभी इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ, वो आपका ऑर्डर ले लेंगे और आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, देखो जी आपका ये ऑर्डर है, इतनी पेमेंट बनती है और ये डायनेमिक क्यूआर कोड हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको, आप पेमेंट कीजिए, कैश में कीजिए, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या इस यूपीआई आईडी, इस क्यूआर कोड को यूज करके कीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद इनवॉइस जनरेट होके आता है। कुछ स्टोर में वंस यू मेक द पेमेंट देन ओनली इनवॉइस इज जनरेटेड। तो अभी हमने पढ़ा स्क्रीन पे डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाना सफिशिएंट कंप्लायंस है, यस। अगली प्रॉब्लम क्या आई, अभी पिछले पेज पे हमने देखा डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस नंबर लिखना जरूरी होता है। तो सवाल यह आया, जो स्क्रीन पर आप डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाओगे उसमें इनवॉइस नंबर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इनवॉइस अभी जनरेट ही नहीं हुआ। मैंने अभी बोला कुछ स्टोर्स की पॉलिसी होती है, वो कहते हैं हमने आपके ऑर्डर की वैल्यू दिखा दी स्क्रीन पर, you can check it on the screen, everything is okay, if everything is okay make the payment, once you make the payment then only we'll press the button and invoice will be generated. Since the invoice has not yet been generated, invoice generate ही नहीं हुआ, तो invoice number कहां से लिखे डायनेमिक क्यूआर कोड में? तो इन्होंने सीबीआईसी को अपनी दिक्कत बताई, सीबीआईसी ने कहा रुको मैं सॉल्यूशन देता हूं। सीबीआईसी ने बोला, पहले प्रॉब्लम लिखी यहां पर, invoice is generated after receiving the payment, how will invoice number be provided in dynamic QR code? तो उन्होंने बोला कुछ यूनिक ऑर्डर आईडी, कोई सेल रेफरेंस नंबर होगा, जब सामने वाला ऑर्डर दे रहा है कुछ तो नंबर जनरेट किया होगा। उन्होंने बोला यस, कुछ लोग उसे ऑर्डर नंबर बोलते हैं, कुछ उसे ट्रांजैक्शन आईडी बोलते हैं, जो मर्जी नाम रखा है, उस आईडी को तुम अपने डायनेमिक क्यूआर कोड में लिख दो, जो भी फिलहाल के लिए ऑर्डर आईडी जनरेट करी है, और बाद में जब इनवॉइस जनरेट होगा पेमेंट के बाद, ठीक है जी, उस इनवॉइस के अंदर वो ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस आईडी, जो भी आईडी का नाम रखा है, उसको लिख देना। यानी अगर आप मेरे पास आए, मेरे स्टोर पे खरीदने आए, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि भाई ये आपका ऑर्डर है, आपकी ऑर्डर आईडी लिखी होगी, एक यूनिक ऑर्डर आईडी जनरेट हो चुकी होगी, जैसे ही आपने पेमेंट करी
मैंने आपको डायनेमिक क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिखा दिया, आपने जैसी पेमेंट करी, जैसे मर्जी तरीके से पेमेंट करी, मैंने बटन प्रेस किया, इनवॉइस जनरेट हो गया। अब उस इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड ना भी हो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड मैंने डिजिटली दिखा दिया था। बस शर्त ये है, जो ऑर्डर आईडी पहले जनरेट हुई थी वो ऑर्डर आईडी का रेफरेंस मेरे इनवॉइस के ऊपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस स्क्रीन पे दिखाए गए डायनेमिक क्यूआर कोड में आपने इनवॉइस नंबर नहीं दिखाया था, उसमें ऑर्डर आईडी दिखाई थी। तो यहां पर उन्होंने बोल दिया दैट यूनिक सेल रेफरेंस नंबर विच इज यूनिकली लिंक टू द इनवॉइस मे बी प्रोवाइडेड इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। डिस्प्ले के अंदर इनवॉइस नंबर की जगह वो ऑर्डर आईडी दे देना। as long as the details of that order ID or reference number linkage with the invoice are available on the processing system of the merchant and cross reference of the payment is given on the invoice। अगर आप हर इनवॉइस को एक ऑर्डर आईडी से लिंक कर सकते हो और आपने अपने इनवॉइस पे उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे रखा है, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कोई चिंता नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इनवॉइसेस में क्या होगा? प्रीपेड इनवॉइस मतलब सप्लाई करने से पहले, इनवॉइस जनरेट करने से पहले पैसे आ गए, होता है या नहीं होता? आपकी पेमेंट पहले आ गई, तो प्रीपेड इनवॉइस में क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी आ गई आपके पास, चाहे कैश में आई हो, डेबिट कार्ड से आई हो, इंटरनेट बैंकिंग से आई हो या क्यूआर कोड से आई हो, अगर आपकी पेमेंट ऑलरेडी आ गई है, मुझे बताओ डज इट मेक एनी सेंस कि अब मैं इनवॉइस इशू करूं और उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड दूं? इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। तो सीबीआईसी ने बोला यहां पर, अब अगर प्रीपेड इनवॉइसेस हैं, पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, डायनेमिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है, बस एक शर्त है और शर्त वही सेम है, जिस भी तरीके से पेमेंट आई है, क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और थ्रू कैश और कॉम्बिनेशन शुड बी गिवन ऑन दैट इनवॉइस। अगर क्रॉस रेफरेंस दे दोगे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम मान लेंगे आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट डन कर दी। फिर अगला केस, अगर पार्शियल पेमेंट आई है, मैंने सप्लाई करी 1 लाख रुपए की, आपने मुझे 20,000 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं एडवांस और अभी मुझे 80,000 रुपए और लेने हैं, तो सवाल ये है, डायनेमिक क्यूआर कोड तो इशू यहां पे देना पड़ेगा, मगर डायनेमिक क्यूआर कोड 80,000 का देना पड़ेगा या 1 लाख का देना पड़ेगा? सोचो, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 20 लाख ऑलरेडी आ चुका है, अब मैंने 80,000 की पेमेंट लेनी है ना। डायनेमिक क्यूआर कोड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पेमेंट लेना। तो यहां पर जो पार्ट पेमेंट रिसीव करनी रह गई है, सिर्फ उसी का डायनेमिक क्यूआर कोड देना। The purpose of the dynamic QR code is to enable the recipient to scan and make the payment when the part payment has already been received in the form of advance या थ्रू किसी वाउचर वगैरह के थ्रू। डायनेमिक क्यूआर कोड में बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर द रिमेनिंग अमाउंट पेबल अगेंस्ट द इनवॉइस। ठीक है, फिर अगली क्लैरिफिकेशन है ई कॉमर्स से रिलेटेड। आज की डेट में आपको पता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, कोई सेलर हमें सामान बेचता है, जैसे कि अमेजन होगी, फ्लिपकार्ट हो गई, नाइका हो गई एंड सो ऑन। सेलर कोई और होता है, ये अमेजन नहीं बेचता हमें, अमेजन ओनली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब जब हम अमेजन से कोई सामान खरीदते हैं, क्या अमेजन ऑलरेडी हमें पेमेंट गेटवे दे देता है या नहीं दे देता? वो सारे ऑप्शन दे देता है हमें। आपने सीओडी करनी है, आपने इंटरनेट बैंकिंग करनी है, यूपीआई देनी है। तो मान लो एक पर्सन सेलर है, मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है और बीच में है कौन? अमेजन, अमेजन की वेबसाइट। अब अमेजन ने यानी वो ई कॉमर्स पोर्टल ने ऑलरेडी पेमेंट का ऑप्शन दे दिया मिस्टर बी को, ठीक है जी, क्यूआर कोड वगैरह सब दे दिया। अब जब सेल हो गई, बी ने पेमेंट कर दी अमेजन को, अमेजन ने ए तक पेमेंट पहुंचा दी, उसके बाद जाकर ए ने इनवॉइस जनरेट किया। यस और नो? ऑर्डर के समय तुमने पेमेंट वगैरह सब कर दी अमेजन को और अमेजन ने ए तक पहुंचा दी, उसके बाद इनवॉइस जनरेट हुआ। सवाल ये है, अब अगर ए मान लो 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाला है, क्या ए को क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि पेमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी वो ई कॉमर्स पोर्टल ने दे दिया, पेमेंट हो चुकी है। तो क्या ये प्रीपेड इनवॉइस बन गया या नहीं बन गया? इसलिए यहां पर सीबीआईसी ने क्या बोला, सप्लायर इज मेकिंग supply through e-commerce portal or application and the said supplier gives cross reference of the payment received, then the invoice shall be deemed to have complied with the dynamic QR code requirement। जो भी पेमेंट दी। अच्छा, क्या जरूरी है जो अमेजन वगैरह के थ्रू पेमेंट आई वो ऑलरेडी पे हो चुका होगा? क्या सीओडी ऑर्डर आते हैं या नहीं आते? यस। अगर मान लो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर आ गया, अब तो अभी तक सामने मिस्टर ए को इनवॉइस नहीं, पेमेंट नहीं मिली ना, ये वाला तो एडवांस पेमेंट वाला, प्रीपेड वाला केस नहीं हुआ। तो अगर सीओडी ऑर्डर आया है, उस केस में क्या क्यूआर कोड देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। यहां पर हमने सीधा लिखा इन केसेस अदर देन प्रीपेड सप्लाई, यानी कि प्रैक्टिकली जब सीओडी ऑर्डर आता है आपको, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, वेयर पेमेंट इज मेड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इनवॉइस, इन दैट केस सप्लायर विल बी रिक्वायर्ड टू गिव डायनेमिक क्यूआर कोड। ठीक है जी, अगली चीज,
जब सीओडी ऑर्डर आते हैं, आपने देखा होगा, आपने कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर अमेजन या फ्लिपकार्ट से किया, सप्लायर ने आपको गुड्स भेजे, अभी तक पेमेंट नहीं मिली, उसने डायनेमिक क्यूआर कोड दिया, क्या वो पेमेंट जो वो आपके घर पे कुरियर वाला आया उसको करते हो, क्या वो पेमेंट कुरियर कंपनी ले सकती है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, या सप्लायर को डायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ेगी? कई बार सप्लायर्स ना कुरियर कंपनी को ऑथराइज कर देते हैं कि मेरे बिहाफ पर सीओडी ऑर्डर में पेमेंट ले लेना, मैं तुम्हारे साथ बाद में सेटल कर लूंगा। इनफैक्ट काफी सारी कुरियर कंपनीज ये ऑप्शन देती हैं कि हम तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे कस्टमर से पेमेंट ले लेंगे और बाद में मंथ एंड पे 15 दिन बाद सेटल कर लेंगे। अब यहां पर सवाल ये है, मान लो ए ने बी को सामान भेजे और ए ने बी को जो सामान भेजा वो, एक मिनट के लिए मान के चलता हूं, ब्लू डार्ट के थ्रू सामान भेजा। ब्लू डार्ट एक फेमस कुरियर कंपनी है। अब अगर ए ने ब्लू डार्ट को ऑथराइज कर दिया कि बी से मेरे बिहाफ पर पेमेंट रिसीव कर लियो, तो सवाल यह है, अब वो जो डायनेमिक क्यूआर कोड देगा वो अपना देगा, अपने बैंक अकाउंट का देगा या ब्लू डार्ट के बैंक अकाउंट का देगा? अगर उसने ब्लू डार्ट को ऑथराइज कर रखा है तो वो क्यूआर कोड में ब्लू डार्ट का अकाउंट देगा ना। सवाल यह है, इज इट मैंडेटरी सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड में अपनी बैंक डिटेल देनी है, या वो किसी और पेई, सम अदर थर्ड पर्सन जिसका नाम हमने पेई रख दिया, क्या किसी और पेई की क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट, बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकता है? यहां पर भी सीबीआईसी ने बोला किसी और की डिटेल दे सकते हो। where payment is collected by some other person other than supplier, it can be ECO, it can be any other person authorized, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ब्लू डार्ट, whether in such cases UPI ID of the supplier in place of UPI ID of the supplier, can we give UPI ID of such other person who is authorized to collect payment? CBIS ने बोला yes, in such cases payment is collected by some other person, तो हम उस other person की UPI ID अपने dynamic QR कोड में दे सकते हैं। These are all the clarifications, और ये सारी क्लैरिफिकेशन अगले पेज पर आपको पूरा चार्ट मिलेगा। इस चार्ट के अंदर एट अ ग्लैंस आप पूरा 6th प्रोवाइजर टू रूल 46 देख सकते हो, किस पे लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट है डायनेमिक क्यूआर कोड की रिलेटेड। ये ब्लू में सारी जो अभी हमने वो पढ़ी क्लैरिफिकेशंस, वो भी यहां पर मैंने इन शॉर्ट दे रखी हैं, तो आपको एग्जाम में जल्दी से रिवाइज करना है तो इस फ्लो चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 10। अब ये अमेंडमेंट नंबर 10 किससे रिलेटेड आई है? अमेंडमेंट नंबर 10 आई है रूल 138E से रिलेटेड, जो कि है ई वे बिल ब्लॉकिंग का रूल। अब ये ई वे बिल ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लास्ट ईयर भी इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी, पहले तो रिवाइज कराता हूं ई वे बिल ब्लॉकिंग क्या होती है। लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो कंटिन्यूसली अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल करें, हमने रूल 138E लाया। आपको पता होगा, जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे वो सप्लाई की वजह से हो रहे हो या अदर देन सप्लाई हो, यदि उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वहां पे मैंडेटरी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। अगर 50,000 से ज्यादा वाली कंसाइनमेंट वैल्यू और ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट ई वे बिल या इनवैलिड ई वे बिल के साथ जा रहे हैं गुड्स, तो उन गुड्स को कन्फिस्केट किया जा सकता है। इवन वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला व्हीकल है उसे भी पकड़ा जा सकता है और उसे इवेजन मान के सेक्शन 129 के अंदर आपसे रिकवरी कर ली जाती है। ऑल्दो ये 129 वगैरह सब हमारे सिलेबस में था, नॉलेज के लिए मैंने बताया था। तो इन शॉर्ट, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, इट हैज टू बी अकम्पनीड बाय अ ई वे बिल। कुछ केसेस होते हैं 138 रूल 138 सब रूल 14 के अंदर दे रखे हैं, जहां पर 50,000 से ज्यादा होने के बावजूद ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता, जैसे ज्वेलरी के केस में, कैश को ट्रांसपोर्ट करते समय, उन सारे केसेस में हमने एक्सक्लूजन दे रखी है। इनफैक्ट कुछ केसेस ऐसे हैं 50,000 से कम कंसाइनमेंट वैल्यू में भी मैंडेटरी ई वे बिल होता है, तो वो ई वे बिल के प्रोविजंस हैं। अब ई वे बिल अगर किसी पर्सन का ब्लॉक कर दिया जाए, इन शॉर्ट वो कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करेगा जिसमें ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है, मगर वो ई वे बिल फैसिलिटी उस पर्सन की ब्लॉक्ड है, तो इन शॉर्ट हम उसके बिजनेस को ही बंद करवा रहे हैं, बिजनेस करना ही इंपॉसिबल हो जाएगा। 138 सब रूल 138 सब रूल नहीं, सॉरी 138E रूल वो केसेस बताता है जिन केस में किसी पर्सन का ई वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन डिफॉल्टर होगा, डिफॉल्ट करेगा किसी प्रोविजंस के, तभी हम उसकी ई वे बिल फैसिलिटी बंद करेंगे। तो कौन कौन से डिफॉल्ट थे? अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो और कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर तक CMP 08 फाइल नहीं करते। CMP 08 टैक्स की जो पेमेंट करनी होती है ना हर क्वार्टर के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक, उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट जाती है
जिसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल नहीं देनी होती, सिर्फ ये बताना होता है आपकी आउटवर्ड सप्लाईज कितनी है और किस रेट के हिसाब से आप इस टैक्स को जमा करा रहे हो। 2 क्वार्टर तक आपने CMP 08 फाइल नहीं किया, 138E एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप कॉम्पोजिशन नहीं हो, नॉर्मल टैक्स पर्सन हो, यदि कंटिन्यूसली 2 टैक्स पीरियड तक आपने GSTR 3 भी फाइल नहीं करी, या 2 मंथ या क्वार्टर तक आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया, रूल 138E आ जाएगा। तीसरा प्रोविजन लास्ट टाइम अमेंडमेंट के रूप में जुड़ा था, अगर आपकी सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन याद होगा आपको, जब भी आपको सुओ मोटो कैंसिलेशन का शो कॉज नोटिस आता है या आपने खुद वॉलेंटरली कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया होता है, तो टेम्परेरली आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के दौरान भी ई-वेबल फैसिलिटी बंद हो जाएगी, रूल 138E लग जाएगा। तो ये वाला पॉइंट लास्ट टाइम अमेंडमेंट के रूप में आया था दिसंबर 21 में। इस बार क्या अमेंडमेंट आई है, अब ध्यान से सुनना। पहले 138E की लैंग्वेज इस प्रकार से थी कि अगर किसी पर्सन ने ये वाले डिफॉल्ट कर लिए, इनमें से कोई भी डिफॉल्ट कर लिया, तो हम ई-वेबल फैसिलिटी को ब्लॉक कर देते थे, फिर चाहे वो पर्सन सप्लायर है उस ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रही है, अगर वो डिफॉल्टर सप्लायर है तो भी ई-वेबल ब्लॉक होता था। और मजे की बात यह है, अगर आप सप्लायर नहीं हो, आप रेसिपिएंट हो, मगर इसका मतलब आप किसी से गुड्स रिसीव कर रहे हो, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो नॉट सप्लाई हो, किसी से गुड्स रिसीव कर रहे हो, यू आर एक्टिंग एज ए कंसाइनी इन दैट केस, तब भी ई-वेबल ब्लॉक होता था। लैंग्वेज क्या होती थी वहां पर, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ ई-वेबल 1, जो ई-वेबल का फॉर्म होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज सप्लायर और रेसिपिएंट। यानी कि अगर जो बंदा डिफॉल्ट कर रहा है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज के लिए सप्लायर है, इनका ई-वेबल भी जनरेट नहीं हो सकता, और जो उसकी इनवर्ड सप्लाईज है जिसके अंदर वो सप्लायर नहीं है, जिसके अंदर वो रेसिपिएंट है, कंसाइनी है, उनका भी ई-वेबल जनरेट नहीं हो सकता। तो नुकसान डबल होता था, आप आउटवर्ड सप्लाईज भी नहीं कर सकते, आप इनवर्ड सप्लाईज भी नहीं कर सकते, बिजनेस बिल्कुल ठप। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स वेदर एज सप्लायर और रेसिपिएंट। अब इससे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम क्या आने लगी मुझे बताओ। मान लो ये पर्सन है मिस्टर बी, जिसने डिफॉल्ट कर रखे हैं, 2 महीने या 2 क्वार्टर से GSTR 1 फाइल नहीं किया, GSTR 3 भी फाइल नहीं करी, या कॉम्पोजिशन है 2 क्वार्टर से इसने CMP 08 फाइल नहीं की। डिफॉल्ट करने वाला बी है, मगर इसको सप्लाई करने वाला सप्लायर है ए। इसने गुड्स भिजवाए जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा थी, और ई-वेबल जनरेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं जनरेट हो रहा? क्योंकि तुम्हारा रेसिपिएंट डिफॉल्ट ही है। क्या अब ए के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा? ए बैठे बैठे सेल ही नहीं कर पाएगा। मैं खुश हूं, मुझे ऑर्डर आ गया है, मैंने उसके हिसाब से सामान बनवा दिया, पैक कर दिया, जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने लगा, ई-वेबल जनरेट करने लगा, ई-वेबल फैसिलिटी ब्लॉक्ड। मैंने कहा यार मैंने तो कोई डिफॉल्ट कर नहीं रखा। किसी ने मुझे बताया बेटा तुमने डिफॉल्ट नहीं कर रखा, तुम्हारा जो रेसिपिएंट है ना उसने डिफॉल्ट कर रखा है। और जो पुराना प्रोविजन था उस हिसाब से अगर आपका रेसिपिएंट डिफॉल्टी है, रेसिपिएंट डिफॉल्टर है, सॉरी, उसने डिफॉल्ट कर रखा है, तो भी ई-वेबल फैसिलिटी ब्लॉक्ड थी। नो पर्सन कुड जनरेट ई-वेबल फॉर एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जिसमें कंसाइनी वो पर्सन हो जिसने इनमें से कोई डिफॉल्ट कर रखे हो। इस वजह से बैठे बैठे सप्लायर के बिजनेस में इंपैक्ट आ रहा था। अब हमने कर दी अमेंडमेंट, और आप गेस कर लिया होगा आपने अमेंडमेंट क्या करी। अमेंडमेंट ये करी कि अब कोई पर्सन अगर डिफॉल्ट करता है तो हम सिर्फ उसकी आउटवर्ड सप्लाईज, यानी वो सप्लाईज जिसमें वो सप्लायर की तरह एक्ट कर रहा है, सिर्फ उसमें ई-वेबल ब्लॉक करेंगे। जिन सप्लाईज में वो एज अ रेसिपिएंट है उसका ई-वेबल खुला रहेगा, उसका ई-वेबल ब्लॉक नहीं करेंगे। यानी नाउ द इंपैक्ट ऑफ रूल 138E उसको छोटा कर दिया गया है। अगर आपने डिफॉल्ट किए हैं, आपकी आउटवर्ड सप्लाईज का ई-वेबल ब्लॉक होगा जिनके लिए आप सप्लायर हो, मगर आपकी इनवर्ड सप्लाईज के ई-वेबल ब्लॉक नहीं होंगे जिनके लिए आप रेसिपिएंट हो। दिस इज अ वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है जी, एक बार जल्दी से देखो, मैंने यहां पे पहले पुराना प्रोविजन समझा रखा है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझा दिया। In such case, for the mistake of the recipient, supplier's business is made to suffer because if the supplier has already arranged for the goods, due to blocking of e-way recipient, he will not be able to supply goods, जिसकी वजह से उसको बैठे बैठे सेल का नुकसान हो गया। हमने अमेंडमेंट क्या करी? लैंग्वेज ऑफ 138E has been amended.
blocking of GSTA would only for defaulting supplier GSTN and not for defaulter recipient. अगर मेरा recipient ने default कर रखा है उस transaction का e-way bill generate हो सकता है. Suspended GSTN cannot generate e-way bill as a supplier. However, suspended GSTN can get the e-way bill generated as a recipient or as transporter. In other words, e-way bill facility is blocked only in respect of outward movement of goods by a person who is not eligible. E-way bill can be generated in respect of inward movement of them. Inward supply का e-way bill generate हो जाएगा, outward का block रहेगा सिर्फ. ठीक है जी. दो इलस्ट्रेशन है. पहली इलस्ट्रेशन आईसीआई की स्टैट्यूटरी अपडेट में दे रखी है, जल्दी से देखते हैं. और शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर 100 रुपीज टू अ बायर. आफ्टर द सेल पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ओवर द पेन. इस लाइन को लिखने की जरूरत क्या थी मुझे समझ में नहीं आया. शॉपकीपर ने बायर को पेन दे दिया. दिस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल. मिस्टर ए अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फाइल्ड. मेरे हिसाब से ना इस लाइन की कोई तुक नहीं थी, ये स्टैट्यूटरी अपडेट में इनसे गलती से लिखी गई है. असली में इनकी इलस्ट्रेशन यहां से शुरू होनी चाहिए. मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो रेगुलर स्कीम में है और उसने अपने 2 महीने से जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया. 138E वाला डिफॉल्ट कर दिया. ठीक है जी, मिस्टर ए ने. मिस्टर बी हरियाणा का है और वो अपनी रिटर्न रेगुलर फाइल करता है. ही वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल फॉर गुड्स सप्लाइड टू ए. जरा ध्यान दो, बी सेलर है यहां पर जो कि अपने गुड्स सेल करना चाहता है मिस्टर ए को. ए ने डिफॉल्ट कर रखा है, यानी ए के लिए क्या है, ये इनवर्ड सप्लाई है. ठीक है जी. एज पर अर्लियर प्रोविजन बी वुड नॉट बी एबल टू जनरेट. पुराने प्रोविजन के हिसाब से बी को ई-वे बिल जनरेट करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि पुराने प्रोविजन में अगर रेसिपेंट डिफॉल्टर है तो भी ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता था. बट इन टर्म्स ऑफ द अमेंडेड पोजीशन देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग ई-वे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स इज अ रेगुलर रिटर्न फाइल. ये पर्सन रेगुलर है ना, इसके कोई ई-वे बिल ब्लॉक नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए वे बिल अब जनरेट हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट रेसिपेंट ने डिफॉल्ट कर रखा है. बट अगर एक खुद कोशिश करे किसी को बेचने की, मान लो ए आउटवर्ड सप्लाई करना चाहे, क्या वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल जनरेट कर सकता है? द आंसर इज नो. ये पहले भी ब्लॉक्ड था, अब भी ब्लॉक्ड है, तो वही चीज समझा रखी है. इफ ए वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू एच, देन इन दैट केस ई-वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड. आउटवर्ड मूवमेंट नहीं की जा सकती. कब तक नहीं की जा सकती? अनब्लॉक कराने का क्या तरीका होता है? रिटर्न फाइल कर दो. रिटर्न फाइल करोगे, जीएसटीआर 1 कर दोगे, जीएसटीआर 3 भी, जो भी आपने डिफॉल्ट किया उस डिफॉल्ट को ठीक कर दो, ई-वे बिल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा. राइट. ऐसे ही एक क्वेश्चन आईसीआई की आरटीपी में भी दे रखा है मई 22 की. देखते हैं. शंभू इज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ टॉयज. ठीक है जी, खिलौने बेचता है शंभू. मिस्टर नंदी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन पटियाला अ रेगुलर रिटर्न फाइलर. नंदी रेगुलर रिटर्न फाइलर है, सप्लाइज टॉयज टू शंभू. जरा ध्यान से देखो, नंदी सप्लायर है और शंभू कौन है? रेसिपिएंट है. शंभू पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फाइल्ड 3B फॉर 2 months. शंभू ने 138E रूल का डिफॉल्ट कर रखा है, 2 बार से 3B फाइल नहीं करी. नंदी वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल अमाउंटिंग टू 5 लाख के गुड्स टू शंभू. नंदी ने 5 लाख के गुड्स बेचे हैं और नंदी ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है. क्या कर सकता है? यस, अमेंडेड पोजीशन समझा दोगे, क्योंकि यहां पर जिसने डिफॉल्ट किया है वो रेसिपिएंट है. एंड एज पर द अमेंडेड पोजीशन, इवन इफ द रेसिपिएंट हैज डिफॉल्टेड, उन इनवर्ड सप्लाईज के लिए ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक नहीं होगी. वहां पर एज लॉन्ग एज सप्लायर ने कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा, ई-वे बिल जनरेट हो सकता है. आगे. Also, Mr. Narayan from Jammu approached Shambhu for purchasing toys. कोई और पर्सन है नारायण, वो शंभू से टॉयज खरीदना चाहता है. यानी अब शंभू की आउटवर्ड सप्लाई की बात चल रही है और वो कितने के खरीदना चाहता है? 75,000 के. ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा. ठीक है जी. फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न गिफ्ट, जिस भी पर्पस के लिए खरीद रहा हूं, हमें क्या लेना देना. शंभू वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल. शंभू कह रहा है मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल जनरेट कर लूं. द आंसर इज नो. इनवर्ड सप्लाई के लिए अलाउ किया है, आउटवर्ड के लिए अभी भी नहीं कर सकते. दिस इज योर आरटीपी में 22 का क्वेश्चन. सिंपल. चलिए आखिरी सेट ऑफ, अच्छा ये यहां पर मैंने जो अपना फ्लो चार्ट था उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना पड़ा है मुझे. वेयर द डिफॉल्टर इज कंसाइनर और कंसाइनी था ना, इस कंसाइनी को कट कर दिया, बस छोटी सी अमेंडमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है.
पहले कंसाइनर हो या कंसाइनी हो ई वे बिल नहीं हो सकता था, अब अपनी आउटवर्ड मूवमेंट्स के लिए जिसके लिए तुम कंसाइनर हो उसका ई वे बिल ब्लॉक रहेगा, मगर जिन मूवमेंट में तुम कंसाइनी हो यानी तुम्हारी इनवर्ड सप्लाईज उनमें ई वे बिल ब्लॉक नहीं रहेगा। सिंपल। लेट्स गो टू द लास्ट टू अमेंडमेंट्स जो किससे रिलेटेड है, जीएसटी रिटर्न। लास्ट टाइम मैसिव अमेंडमेंट आई थी जीएसटी रिटर्न्स में, क्यों, क्यूआरएमपी स्कीम लॉन्च हुई थी। इस बार उतनी बड़ी कोई अमेंडमेंट नहीं है, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। पहले देखते हैं अमेंडमेंट नंबर 11। एक सेकेंड, अमेंडमेंट नंबर 11 है हमारी किससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट। पहले मैं आपको पहले बता दूं एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है। आपको याद होगा हर पर्सन को, एवरी पर्सन, नॉर्मल पर्सन या कॉम्पोजिशन वाला एक्सेप्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी, उनको क्या करना पड़ता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटीआर 9 फॉर्म में। जो कॉम्पोजिशन डीलर है उनके लिए फॉर्म होता है जीएसटीआर 9A, और ये एनुअल रिटर्न सबके लिए फाइल करनी मैंडेटरी थी। वो अलग बात थी, कुछ सालों के लिए 2 करोड़ से नीचे जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है उनके लिए ऑप्शनल कर दी गई थी, बट एज पर एक्ट सबके लिए मैंडेटरी थी। नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सेप्शंस क्रिएट करी जा रही थी कंटिन्यूसली, आमतौर पे 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऑप्शनल थी। फिर ये सारी एनुअल रिटर्न, अरे ये क्या खुल गया, हाँ जी, एनुअल रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 44 के अंदर दे रखा है, ठीक है। साथ साथ सेक्शन 35 चलता है हमारा, टू बी प्रिसाइज सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। ये क्या कहता था, ये कहता था अगर किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्सन को जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जीएसटी ऑडिट किससे कराना पड़ेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से जीएसटी ऑडिट कराना पड़ेगा। किन लोगों के लिए मैंडेटरी था, जिनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 2 करोड़ से ज्यादा थी। और सेक्शन 44 साथ साथ बोलता था अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको जीएसटी ऑडिट कराना है, यानी जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, उस पर्सन को अपार्ट फ्रॉम एनुअल रिटर्न एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती थी जिसे हम बोलते थे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसके लिए जो फॉर्म होता था वो था जीएसटीआर 9C। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ब्रॉडली क्या करती थी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फिगर है उन्हें आपकी एनुअल रिटर्न की फिगर से रिकंसाइल करती थी। आपको पता होगा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जीएसटी लॉ में काफी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू टर्नओवर की डेफिनेशन जो अकाउंट्स में होती है। तो डेफिनेटली अकाउंट्स में जो टर्नओवर दिख रही होगी और जो यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर दिख रही होगी वो डिफरेंट होगी। सेकेंडली यहां पर हर स्टेट की अलग जीएसटीएन होता है, जबकि बैलेंस शीट पैन इंडिया लेवल पे बनती है। तो उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए जीएसटीआर 9C होती थी। और ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये जो भी हमारा जीएसटी ऑडिटर है, यानी जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट को 35 सबसेक्शन 5 के अंदर हमने अपना जीएसटी ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, उस जीएसटी ऑडिटर से हमें सर्टिफाई करवानी पड़ती थी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस वाज द प्रोविजन टिल फाइनेंस एक्ट 21। अच्छा एक चीज और बता दूं, ऑल्दो लिमिट जीएसटी ऑडिट की 2 करोड़ थी, बट हर साल इसे अमेंड करके 5 करोड़ कर दिया जा रहा था। मतलब एक्ट में 2 करोड़ लिखी थी, बट हर बार अमेंडमेंट करके 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों को जीएसटी ऑडिट से हटा दिया जाता था। लिमिट कहीं ना कहीं हर बार 5 करोड़ की जा रही थी, तो इन अ वे हम 5 करोड़ बोलते थे, ऑल्दो लॉ में 2 करोड़ लिखा था। अब अमेंडमेंट क्या आई, अमेंडमेंट नंबर 1 फाइनेंस एक्ट 2021 लेके आया है, जीएसटी ऑडिट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है। देयर इज नो नीड ऑफ जीएसटी ऑडिट नाउ इन जीएसटी लॉ। 5 करोड़ से ज्यादा भी है जिन लोगों की टर्नओवर, जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, विच इज अ वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्योंकि एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो जीएसटी आने के बाद खुली थी, इनकम टैक्स में तो 44AB में ऑडिट होता ही है, कंपनी लॉ में ऑडिट होता ही है, और भी अलग अलग एक्ट के अंदर ऑडिट होते हैं, मगर जीएसटी लॉ में ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। किसी को जीएसटी में ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अमेंडमेंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी ऑडिट हैज बीन डन अवे विद। 35 सबसेक्शन 5 बेकार हो गया। सेकंड चीज, जो एनुअल रिटर्न है सर वो अभी भी फाइल होनी है। यस, एनुअल रिटर्न अभी भी फाइल होनी है, लॉ में लिखा है हर किसी को फाइल करनी है, बट यहां पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 ने क्या बोला है, कमिश्नर चाहे तो कुछ लोगों के लिए एनुअल रिटर्न नॉट मैंडेटरी कर सकता है। और हर साल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करूं मैं, हर साल एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें जिन लोगों की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है उनके लिए इसे नॉट मैंडेटरी कर दिया जाता है।
तो एक तरह से ये लॉ में अभी भी नहीं लिखा, लॉ में सिर्फ पावर, लॉ में लिखा है पहले कि एनुअल रिटर्न सबको फाइल करनी है, फिर कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो स्पेसिफाई कर सकता है कुछ लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। हर साल एक नोटिफिकेशन आती है प्रोवाइजर टू सेक्शन 44 में, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 की आई, 21-22 की भी आ जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो 2 करोड़ के नीचे वालों को तो बात ही खत्म। अब सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या हुआ? लॉ ने क्या बोला, पहले हमने लैंग्वेज लिखी थी, वो लोग जिनको ऑडिट करवाना है उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब हमने लैंग्वेज चेंज कर दी, हमने कहा जो लोगों की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको अपार्ट फ्रॉम एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देनी है। अपार्ट फ्रॉम एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन, पहले हमने बोला था जिनको जीएसटी ऑडिट कराना है उनको देनी है, अब जीएसटी ऑडिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो हमने डिफाइन कर दिया जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी है, मगर अब इसको इन्हें जीएसटी ऑडिटर से सर्टिफाई नहीं कराना, इसको सेल्फ सर्टिफाई करना है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? जीएसटी ऑडिटर से सर्टिफाई कराओगे तो जीएसटी ऑडिटर सर्टिफाई करने से पहले पूरा चेक करेगा, तब जाके सर्टिफाई करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। हमने कहा अब जीएसटी ऑडिटर नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है मगर सेल्फ सर्टिफाई, खुद के सिग्नेचर करके दे देनी है। तो ब्रॉडली 3 अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर आप ध्यान से देखो। पहले पुराना प्रोविजन लिख रखा है जीएसटी ऑडिट का, ठीक है जी, और साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अमेंडमेंट क्या क्या आई? अमेंडमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटी ऑडिट हैज बीन डन अवे विद, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ जीएसटी ऑडिट नाउ। अमेंडमेंट नंबर 2, सेक्शन 44 कहता है सबको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, मगर प्रोवाइजर टू सेक्शन 44 कमिश्नर को पावर देता है एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्ट करने की। यूजिंग दिस पावर नोटिफिकेशन आई है जुलाई 2021 में, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बोल दिया है 2 करोड़ तक की एग्रीगेट टर्नओवर वाले लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी जीएसटीआर 9 और 9A के अंदर। थर्ड चीज जो आती अच्छा, ऑल्दो हम कॉम्पोजिशन डीलर की बात करते हैं, उनको जीएसटीआर 9A में एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, बट आप समझ सकते हो कॉम्पोजिशन डीलर 2 करोड़ से कम वाले होंगे, तो इन शॉर्ट कॉम्पोजिशन डीलर को 9A में एनुअल रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम ही होती है। आखिरी अमेंडमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले लैंग्वेज थी जिनको ऑडिट कराना है उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी है, अब लैंग्वेज को बदल दिया गया है, जिस पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसी को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी है जीएसटीआर 9C के अंदर। पहले ऑडिट 5 करोड़ से ज्यादा वालों को कराना होता था, अब हमने लिमिट ही कितनी लग दी 5 करोड़, तो इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं आया, बस लैंग्वेज बदल दी गई है क्योंकि जीएसटी ऑडिट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। पहले भी 5 करोड़ से ज्यादा जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी होता था, और जैसे ही मैंडेटरी होता था हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाती थी। अब हमने वो रिक्वायरमेंट ही सेक्शन 44 में लिख दिया। दूसरी चीज, अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफाइड ही सबमिट करनी है, जीएसटी ऑडिटर या किसी से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से अटेस्ट कराने की, सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। क्रक्स मैंने यहां पर एक समरी टेबल में दे रखा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको एनुअल रिटर्न बिल्कुल फाइल नहीं करनी, वो पहले भी एक्सेप्शन थी, अब भी एक्सेप्शन है। किसको? कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जिनको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी से ऑडिट कराना होता है, उनको एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करनी, उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करनी। वो लोग जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या कम है उनको भी प्रोवाइजर टू सेक्शन 44 में जो नोटिफिकेशन आई है उसकी वजह से ना तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है ना ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है मगर 5 करोड़ से कम है उनको एनुअल रिटर्न तो फाइल करनी है मगर उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है और उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी जीएसटीआर 9C भी फाइल करनी है। वो अलग बात है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सर्टिफाइड ही करनी है, किसी से अटेस्ट नहीं करवानी, किसी से सर्टिफाई नहीं करवानी, राइट। एंड लेट्स कम टू आवर लास्ट अमेंडमेंट विच इज विद रिगार्ड टू लेट फीस। आपको पता होगा हर फॉर्म जो है, चाहे वो जीएसटीआर 3B की रिटर्न हो, चाहे वो जीएसटीआर 1 की स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज हो, कॉम्पोजिशन की बात करें CMP 08 है या जीएसटीआर 4 है, हर किसी की ड्यू डेट होती है। एक जीएसटीआर 3B की जैसे मैं बोलूं, जो लोग QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं करते उनके लिए अगले महीने की 20 तारीख होती है, और जो लोग जीएसटीआर QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं क्वार्टर के बाद अगले महीने की 22 तारीख या 24 तारीख होती है। जीएसटीआर 1 की बात करें, जो लोग QRMP ऑप्ट नहीं करते उनके लिए अगले महीने की 11 तारीख होती है।
और जो लोग QRMP ऑप्ट करते हैं उनके लिए अगले महीने की, क्वार्टर के बाद अगले महीने की 13 तारीख होती है। और IFF की फैसिलिटी होती है पहले और दूसरे मंथ के अंदर, उसमें भी अगले महीने की 13 तारीख होती है। बात करें GSTR 4 वालों की, उसके अंदर ड्यू डेट क्या होती है, पूरा साल खत्म हो जाने के बाद अगले साल की 30 अप्रैल। तो ड्यू डेट हर जगह मेंशन्ड है। क्या ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल की जा सकती है? द आंसर इज यस, मगर उस केस में लेट फीस लगती है सेक्शन 47 के अंदर। और ये लेट फीस क्या होती है? बड़ी सिंपल होती है, ₹100 पर डे या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000। जितने दिन का डिले करोगे हर दिन का ₹100 की लेट फीस लगेगी। ध्यान देना, ₹100 CGST एक्ट में लगेगी और ₹100 SGST एक्ट में लगेगी। तो टोटल लेट फीस कितनी हो जाएगी? ₹200 पर डे, 100 पर डे CGST में, 100 पर डे SGST में। और मैक्सिमम लेट फीस कितनी थी? 5000 CGST एक्ट में थी और 5000 SGST में, यानी इन टोटल ₹10,000। 10,000 से ज्यादा की लेट फीस नहीं थी। ये लेट फीस एप्लीकेबल होती थी GSTR 1, 3B, GSTR 4, GSTR 5 NRTP वालों के लिए होती है, और फाइनल रिटर्न यानी कि GSTR 10 सबके लिए सेम लेट फीस थी। एनुअल रिटर्न जो अभी हमने पढ़ी GSTR 9, इसके लिए लेट फीस थोड़ी सी अलग थी। यहां पर ₹200 पर डे यानी ₹100 CGST में और ₹100 पर डे SGST में, और मैक्सिमम लिमिट होती थी 0.5% ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर का 0.5%। यहां भी ध्यान रखना, CGST एक्ट में 0.25% ऑफ द टर्नओवर होती थी और SGST एक्ट में भी 0.25%, इसलिए टोटल में 0.5% कह रहा हूं। दिस वाज द लेट फीस जो पहले थी। अब इसमें कर दी गई है अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट कर दी गई है? यहां पर एनुअल रिटर्न वाले केस में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। अमेंडमेंट की गई है इस केस में। क्या की गई है जरा ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम लेट फीस है ना, उसको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। क्या डिफाइन किया जरा देखो। पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डीलर की, जो कॉम्पोजिशन वाला नहीं है और GSTR 1 और 3B के अंदर डिले कर रहा है, फाइल कर रहा है बट डिलेड फाइल कर रहा है। सबसे पहले एक ऐसा पर्सन, आपको याद होगा, अगर किसी पर्टिकुलर मंथ या क्वार्टर में आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी, क्या तब भी आपको GSTR 1 फाइल करनी होती है? द आंसर इज यस, नील GSTR 1 फाइल करनी होती है। सिमिलरली किसी महीने के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही है, तो भी क्या आपको GSTR 3B फाइल करनी होती है? द आंसर इज यस। अगर नील GSTR 1 या नील 3B का केस है, जहां पे टैक्स लायबिलिटी 0 है, या GSTR 1 में बोलूं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, एक भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी, नील का केस है, वहां पर फाइल करनी है। लेट फाइल करोगे, फीस क्या, लेट फीस क्या लगेगी? ₹200 पर डे, बट मैक्सिमम लेट फीस हमने कितनी रख दी? ₹500 बस। ₹250 CGST एक्ट में, ₹250 SGST एक्ट में। ध्यान देना, क्वेश्चन अगर MCQ या प्रैक्टिकल आया, देख लेना वो टोटल लेट फीस की बात कर रहा है वो या एक्ट स्पेसिफिक पूछ रहा है। एक्ट के हिसाब से बोलोगे तो ₹250 की मैक्सिमम लेट फीस है, और अगर टोटल पूछ रहे हो तो ₹500 की बस। फिर अगला केस, वो लोग जिनकी टैक्स लायबिलिटी 0 तो नहीं है, उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल 1.5 करोड़ या उससे कम की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आपके लिए ₹200 पर डे, बट मैक्सिमम लेट फीस कितनी रखी इस बार? ₹2000। ₹1000 CGST में, ₹1000 SGST में। फिर 1.5 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है बट 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, फिर ₹200 पर डे, मगर इस बार मैक्सिमम लेट फीस कितनी रखी? ₹5000। 2500 CGST में, 2500 SGST में। और लास्ट, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इस बार 200 पर डे, मगर मैक्सिमम लेट फीस कितनी होगी? ₹10,000, 5000 CGST में, 5000 SGST में। तो डिफरेंस क्या आया? पहले सबके लिए 10,000 मैक्सिमम लेट फीस थी, ₹200 पर डे में कोई अंतर नहीं आया। ₹100 पर डे CGST, ₹100 पर डे SGST, वहां कोई अंतर नहीं आया। मैक्सिमम लेट फीस पहले सबके लिए 10,000 थी, अब सिर्फ वो लोग जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील नहीं है, जिनको टैक्स पे करना है और जिनकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी, उनके लिए 10,000 है। बाकियों के अलग अलग 5,000 हो गई है, किसी के लिए 2,000 हो गई है, किसी के लिए 500 हो गई है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैं MCQ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, RTP में पूछा भी गया क्वेश्चन। अभी देखते हैं। अच्छा, ये सारी कहानी किसके लिए थी? अदर देन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के लिए क्या डिफरेंस आया? पहले तो कॉम्पोजिशन के लिए सेम था भाई, ₹200 पर डे, 100 CGST में, 100 SGST में, और मैक्सिमम 10,000 था, 5000 CGST में, 5000 SGST में। अब हमने क्या बोला? कॉम्पोजिशन में भी कैसा हो सकता है? कॉम्पोजिशन डीलर GSTR 4 फाइल कर रहा है, मगर पूरे साल उसने कोई सप्लाई नहीं करी, तो भी क्या उसे नील GSTR 4 फाइल करनी होती है? यस, 30 अप्रैल तक ही करनी होती है। नहीं करी, हमने दया खा ली, हमने कहा मैक्सिमम लेट फीस कितनी होएगी? ₹500।
बट अगर तुम नील वाले नहीं हो, फिर हमने क्या रखी, 200 पर डे या फिर 2000 रुपीज, 1000 रुपए सीजीएसटी में, 1000 एसजीएसटी में। कॉम्पोजिशन वालों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि कॉम्पोजिशन वालों के लिए पहले लेट फीस थी 10,000 मैक्सिमम, अब कितनी रह गई, 1000, 2000 रुपए मैक्सिमम, 1000 सीजीएसटी में, 1000 एसजीएसटी में। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर वहां पर कोई चेंज नहीं आया, वही 200 रुपीज पर डे फॉर एवरी डे व्हेन डिफॉल्ट कंटिन्यूज, 100 रुपए सीजीएसटी में, 100 रुपए पर डे एसजीएसटी में, और वही 0.25% सीजीएसटी में, 0.25 एसजीएसटी में, यानी टोटल 0.5% ऑफ द टर्नओवर। यहां पर देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। और लास्ट में जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 5 एनआरटीपी को फाइल करनी पड़ती है अगले महीने की 20 तारीख तक, और जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न होती है कैंसिलेशन के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द कैंसिलेशन डेट या फ्रॉम द इफेक्टिव जब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिला, विच एवर इज लेटर, वहां तक आपको जीएसटीआर 10 फाइल करनी होती है। अगर इसमें डिले किया, 200 रुपीज पर डे, 100 सीजीएसटी में, 100 एसजीएसटी में, या 10,000 रुपए 5 सीजीएसटी में, यहां पर भी अगेन अगर आप देखोगे कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, पहले भी इन पे सेम एप्लीकेबल थी, अब भी सेम है यहां पर, और यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। असली अमेंडमेंट किसकी आई, जीएसटीआर 4 के डिले के लिए या जीएसटीआर 1 और 3 के डिले के लिए, राइट। एक इलस्ट्रेशन यहां पर दे रखी है आरटीपी में, आयुष्मान इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग इंट्रा स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़। ध्यान देना, लास्ट ईयर 1.5 सीआर से कम थी प्रीसीडिंग में। ही डिड नॉट फाइल 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बाय 10th ऑफ नवंबर 2021। ध्यान दो, इसकी ड्यू डेट कब होती है, मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं ये क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है, तो 20 अक्टूबर ड्यू डेट थी हमारी, ठीक है जी। हमने डिले कितना कर दिया, नवंबर तक का, तो यानी 10 + 10 अगर देखा जाए तो हमने डिले कर दिया 20 दिन का। 200 रुपए पर डे मान के चलूं तो 4000 की लेट फीस बन जाती है। बट रुको, मैक्सिमम लेट फीस कितनी है, 1.5 करोड़ से कम वालों की मैक्सिमम लेट फीस कितनी है, सिर्फ 500 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज देयर एनी लेट फीस एप्लीकेबल, व्हाट इज द अमाउंट, तो आंसर हो जाएगा हमारी मैक्सिमम लेट फीस एक सेकंड रुको, अरे मैंने गलत देख लिया 500 रुपए तो इनके लिए है ना, इनके लिए 2000 रुपए है, सॉरी मैं ऊपर वाले केस में देख लिया, जिनकी नील वाला। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेट फीस कितनी है, 2000 रुपए, तो आप 2000 रुपए लिख दोगे, 1000 रुपए सीजीएसटी में, 1000 रुपए एसजीएसटी में। 4000 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है 200 पर डे, या फिर जो मैक्सिमम है 2000 विच एवर इज लोअर। 200 पर डे के हिसाब से 4000 बन रही थी, मैक्सिमम है 2000 रुपए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000 की लेट फीस। विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ की थी। ध्यान देना, एग्रीगेट टर्नओवर एग्जैक्टली 5 करोड़ है, मगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या है, फिर उस केस के अंदर एप्लीकेबल होएगी कौन सी लिमिट, 5000 की लिमिट एप्लीकेबल होएगी। और हमारा डिले कितने का हुआ था, यहां पर हमने मैक्सिमम लेट फीस बता दी 5000 रुपए की, ठीक है जी। और आखिरी केस में वुड द आंसर बी डिफरेंट, अगर हमारा नील है, नील वाले केस में हमारी मैक्सिमम लेट फीस कितनी हो जाएगी, 500 रुपए की मैक्सिमम लेट फीस हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन जो इस बार आया, एंड विद दैट all our amendments are done, 12 amendments, but as I said every amendment is not as important। मेरे हिसाब से वो कौन कौन सी amendments हैं जिनसे आने के चांसेस हैं, मैं आपको एक बार समरी वाली टेबल में ले जाता हूं, मैंने हाईलाइट कर रखा है समरी वाले टेबल में। मेरे हिसाब से लेट फीस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाए जैसे अभी आरटीपी में आया, या हद से ज्यादा वो एमसीक्यू तो पूछ ही सकते हैं, तो यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है मुझे। सिमिलरली ई वे बिल का 138E तो फेवरेट टॉपिक है आईसीआई का, उसमें से पूछता है। इस बार मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आने के पूरे चांसेस हैं। और आरटीपी में भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है इसके ऊपर। फिर अगली चीज, ये जो एक्सेप्शन है ई वे बिलिंग, ई इनवॉइसिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट ई इनवॉइसिंग से एज सच क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगली चीज, ये एग्जामिशंस में मेरे हिसाब से ये जो 75% ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली है इससे रिलेटेड है, और एक ये जो 30 डेज वाला है इससे भी। दीज आर दी अमेंडमेंट आई फील जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बट वैसे बाकी अमेंडमेंट देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़नी हमें सारी है, इन पे थोड़ा स्पेशल फोकस करना है, और आखिरी दिन आप डायरेक्टली यहां से रिवाइज कर सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया, ठीक है जी। विद दैट आर जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर May 22 आर ओवर, ठीक है। इनकम टैक्स की ऐसी ही एक डिटेल्ड अमेंडमेंट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के एंड तक मिल जाएगी। जैसी वो अमेंडमेंट आएगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो अगर आप बाद में इस अमेंडमेंट को देखने आए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम टैक्स अमेंडमेंट वीडियो का लिंक पक्का मिल जाएगा।
उम्मीद है आपको अमेंडमेंट वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस लिए उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहां पर भी आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। बट कमेंट सेक्शन में बस ऑडियो के थ्रू रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए अगर आपका थोड़ा डाउट लंबा है, आई वुड रिकमेंड आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मुझसे डाउट पूछना, वहां पे मैं ऑडियो के थ्रू रिप्लाई कर पाता हूं, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा फील होता है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स जो भी सीए इंटर वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, सबके बेनिफिट के लिए। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हमारा जो मैराथन है, एट द स्टार्ट भी मैंने बताया था, मैराथन अपडेटेड है, उसमें अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं ऑलमोस्ट, वो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। एंड टेस्ट सीरीज फिर से रिमाइंड करा दूं, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 24 से होने वाली थी, जो कि मैं 25 से स्टार्ट करूंगा। प्लीज इसका एक बार शेड्यूल नोट कर लेना, इसका ये शेड्यूल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो इस शेड्यूल के हिसाब से आप टेस्ट देंगे, बहुत अच्छी बात है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप मई 22 में आपने हमसे क्लासेस ली हैं, आपके टेस्ट को इवेल्युएट करके भी दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको आईडी वगैरह वहां पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उस आईडी पे आपको भेजना है, इस वाली आईडी पे आपके टेस्ट को चेक करके आपको दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपने किसी पिछले बैचेस में हमसे क्लासेस ली हैं, सिर्फ एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है 500 रुपीज सारे टेस्ट का, पर टेस्ट नहीं टोटल, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यार चेकिंग करने वाले पर्सन की इतने एफर्ट है, उसको कुछ पे भी करना पड़ता है हमें, सिर्फ उसके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इवैल्यूएट सर हम खुद कर देंगे, हमें बस क्वेश्चन और आंसर दे दो, फिर तो सारे टेस्ट हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर अवेलेबल होंगे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।